हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग यार? बढ़िया हो गया आई होप। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस? आज हम क्लास 10th का एक और चैप्टर लेके आए हैं, वन शॉट लेके आए हैं, है ना, जिसे हम पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे इसी लेक्चर में। वन शॉट ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इससे पहले हम काफ़ी चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। अब हमारा फोकस किस पे होगा? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और ये चैप्टर कहीं ना कहीं मैं लिख के पढ़ाऊँगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो आप जब मैं लिखूँगा ना तभी समझ पाओगे कि कौन सा गैमेट बन रहा है, कैसे फ्यूज़ हो रहा है, कैसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। जो भी चीज़ें होंगी इस चैप्टर में बेसिकली मुझे लिखना पड़ेगा, जब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है लिखा लिखा लाया, ये ऐसे लिखा हुआ होगा मैं दिखाऊंगा ये हुआ, थोड़ा कम समझ में आएगा उससे। तो मैं ट्राई करूँगा पूरा लेक्चर आपको ये थोड़ा आराम से, जैसे हम पढ़ते हैं ना, बोर्ड वगैरह पढ़ाते हैं, लिख लिख के पढ़ाते हैं, तो पेशेंसली सुनना। 1 घंटा कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेक्चर, 1 घंटे तक की वीडियो होगी शायद से। ज़्यादा भी होगी तो क्या करना, पढ़ना ही तो है आप लोगों को, पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, इवोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, उस सिलेबस में। तो हमारा प्राइमरी फोकस अभी क्या है, जो अभी के पेपर आ रहे हैं, बोर्ड पेपर आ रहे हैं, उस पर फोकस है। तो इवोल्यूशन को हम बस सुपरफिशली जो समझाना चाहते हैं, इवोल्यूशन सुपरफिशली हम समझ लेंगे, बट मेन प्राइमरी फोकस हमारा किस पे होगा? हमारा फोकस होगा हेरिडिटी पे। ठीक है, मेन फोकस हमारा हेरिडिटी पे होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहले हमें नाम समझना पड़ेगा, ये हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ये वेरिएशन का सॉरी इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है ना, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। तो इससे पहले एक नाम आता है जिसे बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। और इसी का एक नाम होता है हेरिडिटी, है ना, हेरिडिटी। मैं पूरा डेफिनेशन शायद ना लिखूं, बट समझाने के लिए मैं बस इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ लिखने का। ठीक है, टाइम बहुत लग जाएगा, तो आप समझना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपके पेरेंट्स से, यानी कि किसी के भी प्रीवियस जनरेशन से जो सिमिलरिटी शो होती हैं। जैसे अगर आप अपने आप को भी अपने पेरेंट्स से ऑब्जर्व करते हो, तो आप देखते हो ना कि आपके और आपके पेरेंट्स में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। जैसे घर में एक बेबी होता है तो बुआ चाचा चाची ऐसे आते हैं, बोलते हैं ना, देखो नाक मम्मी पे गई है, अरे देखो आंखें पापा पे गई हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो जो मैच कर रहे हैं, द सिमिलरिटीज बिटवीन 2 जनरेशंस, है ना, मतलब बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस, जो सिमिलरिटीज़ होती है उस प्रोसेस के थ्रू आई होगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। समझ में आ रहा है? अब यहीं से एक टर्म आती है और वेरिएशन। क्या आप लोग ऑब्जर्व करो अपने पेरेंट्स के, क्या एकदम सिमिलर हो? क्या आप बिल्कुल मम्मी ऐसे लगते हो, बिल्कुल पापा ऐसे लगते हो? नहीं ना। हाँ, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हमारी डिफरेंट भी हैं, जो यूनिक हैं, जो वेरिएशन है ना, जो आप में कुछ अपनापन है, यूनिक है। हम पढ़ चुके हैं वेरिएशन कैसे क्रिएट होती है ना, ये सब कुछ। तो वेरिएशंस जो आप अपने पेरेंट्स से कितना डिग्री अलग हो, द डिग्री बाय विच यू डिफर फ्रॉम योर पेरेंट्स। ठीक है, उसे बोलेंगे वेरिएशन। तो 2 चीज़ें आई, किसी भी पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स है और चिल्ड्रन है, उनका चाइल्ड है। जो पेरेंट्स से, है ना, जो एक सेकंड, जो पेरेंट्स से ऐसा चीज़ें आ रही हैं बिल्कुल बिना किसी चेंजेस के, है ना, उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, है ना। और कुछ चेंज आता है, उसे क्या बोलेंगे गाइस हम? वेरिएशन। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अब अपने आप को इमेजिन करो पेरेंट्स से, आप दोनों चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे बेहतर ढंग से। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ रखा है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके जो इंडिविजुअल बनते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो आपके इंडिविजुअल बनते हैं वो आपके सिमिलर बनते हैं। कैसे बनते हैं? सिमिलर। ऐसा नहीं कि आइडेंटिकल बन जाएंगे, वो सिमिलर, हाँ, लगभग सिमिलर बनेंगे। सिमिलर क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें पेरेंट्स से आ रही हैं, उससे मैंने इनहेरिटेंस बोला, और कुछ यूनिक है, उससे बोला वेरिएशन। हमने पढ़ा है 2 टाइप से होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन आती है वो क्या था आपका? एसेक्सुअल वाला। तो सॉरी, लेस वेरिएशन आती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एक बार गलती होगी। अब बच्चा वही समझ पा रहा होगा ये बात है जिसने पढ़ा होगा। ठीक है, लेस वेरिएशन आएगी। बट सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 बार गलती होगी डीएनए रेप्लिकेशन में, वो गलती प्लस गलती मिलेगी तो और बड़ी गलती बन जाएगी। तो यहाँ बोलेंगे मोर वेरिएशन आएगी। समझ में आ रहा है क्या? ये बातें हैं। तो जो हमारा मेन फोकस, अभी तो हम कुछ देर कॉमन बातें करेंगे, बट कुछ देर जो मेरा पूरा प्राइमरी फोकस होगा पूरा चैप्टर में, जो मेंडल ने काम किया, जो भी हम पढ़ेंगे वो हम इसको लेके पढ़ेंगे। किसको? सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन को लेकर चलेंगे, मतलब हम इसके ऊपर डील करेंगे कि 2 पेरेंट्स होंगे, इस तरीके से हम ए सेक्सुअल के ऊपर इस चैप्टर में इतना बेस ऊपर तो पढ़ेंगे, ऊपर देखेंगे अभी स्टार्टिंग में, बट मेन फोकस हमारा सेक्सुअल पे ही होना चाहिए और होगा भी, ठीक है। आप ऑब्जर्व भी करोगे ये चीज़। अब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है कि आप जब शुगर केन की फील्ड देखते हो, है ना, जो कि ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपको लगभग सेम दिखाई देगी, है ना, उसमें कम वेरिएशन होगी, लेस वेरिएशन। बट आप ह्यूमंस देखोगे जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें आपको मोर वेरिएशन दिखेगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं जस्ट ये जो मैंने ऊपर ही समझाया आपको, ये 2 पॉइंट इनके एग्जाम्पल हैं रिस्पेक्टिवली, इसका एग्जाम्पल ये, इसका एग्जाम्पल ये। समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ इस तरीके से बात चलती है। तो अभी चलो वापस से आते हैं, तो यहाँ टर्म निकलती है, एक टर्म लिखता हूँ यहाँ पे मैं, जिसे बोलते हैं जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स। जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं बायोलॉजी की जेनेटिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम 2 बातें पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। अब पता होना चाहिए इनहेरिटेंस क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें करेक्टर या फिर ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस और प्लस वेरिएशन, इसकी स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं हम जेनेटिक्स, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स, है ना। बेसिकली हमारा फोकस क्या होगा, बेसिकली इस चैप्टर में इनहेरिटेंस पे होगा। वेरिएशन के ऊपर हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, बिकॉज इसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह बहुत चीज़ें आती हैं जो कि इस लेवल पे बता पाना आप लोगों को पॉसिबल नहीं है। होता भी पॉसिबल, लेकिन सिलेबस में नहीं है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पूरा चैप्टर होगा वो किसके ऊपर होगा कि पेरेंट से क्या हो रहा है, ऐसा पेरेंट से कि हमारे अंदर वो ट्रेड एज इट इज़ आ रहे हैं, एज इट इज़ वो प्रोसेस कैसे हो रही है, ऐसा क्या है, मतलब पेरेंट्स से हमें कैसे आ रहे हैं वो ट्रेड्स, वो कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन हो रहे हैं, हमें वो समझना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक समझ जाओगे आप थोड़ा सा। जैसे कि ये है ना, ये है, इसने रिप्रोड्यूस करा, 2 बने, तो है ना, कुछ मान लो इस तरीके से है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। जब इसने रिप्रोड्यूस करा तो कुछ ऐसा बना, ऐसा, ये मान लो कुछ ऐसा बन गया, और ये मान लो कुछ वापस से ऐसा बन गया, है ना। यहाँ देखो, ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, और ये कुछ ऐसा बन गया, और ये कुछ ऐसा बन गया। तो आप देख पा रहे हो जो आपके पेरेंट्स से एज इट इज़ आ रहा है वो सेम। जैसे रेड वाला हिस्सा देखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका इनहेरिटेंस। ये किस प्रोसेस से आया, इनहेरिटेंस, है ना। और जो ये है, जो अलग दिख रहा है आपको कि इससे एकदम अलग है, ये क्या होता है, वेरिएशन है। ये क्या है, वेरिएशन है। आप बेटर समझ में आ रहा है आप लोगों को अब थोड़ा सा, है ना, वेरिएशन है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या हो जाएगा आपका, वेरिएशन, और ये क्या हो जाएगा इस पूरा रेड वाला, इनहेरिटेंस। जो भी आपको पेरेंट्स से पिछली जनरेशन में वो सेम लगे, वो इनहेरिटेंस, और जो कुछ नया आया है वो वेरिएशन, ठीक है। चलो एक जनरेशन और बढ़ाते हैं, मेरे को समझाना है उस पॉइंट से आपको। क्या देखो, जब इसने रिप्रोड्यूस करा फर्दर, तो चलो बात कुछ ऐसे हुई, देखो बात कुछ ऐसे हुई, ये ऐसे, ये ऐसे और इस बार यहाँ पे ये कुछ ऐसे, और ये कुछ ऐसे। तो इस बार देखो, ये वाला मुझे समझाना क्या, ये वाला देखना, ये वाला हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो, जो यहाँ पे क्या था, वेरिएशन था, बिकॉज इसके पेरेंट्स के पास ऐसा कुछ नहीं था। बट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ना, इस वाले पॉइंट पे इसको बोलूँगा, तो ये मेरा इस बार वेरिएशन नहीं कहलाएगा, इस बार ये मेरा क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस। थोड़ा मैं कलर गलत इस्तेमाल कर लिए, हाँ मैंने क्या बोला आपसे, मैंने समझो बात, जो यहाँ पे ये चीज़ थी इसको मैंने वेरिएशन बोला था, बट अब ये नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज़ पास हुई है, अब मैं इसको क्या बोलूँगा, इनहेरिटेंस बोलूँगा। हमेशा अपने प्रीवियस जनरेशन पे देखा जाता है कैरेक्टर को, और बाकी ये चीज़ क्या है, ये वेरिएशन है, और बीच वाली फिर से वही इनहेरिटेंस है। समझ में आ रहा है क्या, रेड वाला। तो आप लोगों को समझ में क्या आ रहा है कि वेरिएशन स्पेलिंग गलत हो गई, बट ठीक है, एक सेकंड सही कर देते हैं, है ना, वेरिएशन, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, आपको समझना क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल में कोई वेरिएशन आ गई, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वाली में चली जाएगी, नेक्स्ट वाली में वो एक्यूमुलेट हो, क्या होगी, वेरिएशन आपकी कैसे करेगी, आपकी एक्यूमुलेट होती है, एक्यूम्यूलेट होती है ना। एक जब भी तो स्पीड हो पाएगी, अदरवाइज
एक बार वेरिएशन आई फिर वो चली गई तो क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, वो एक्यूमुलेट होती है। अब इसका मैं एक और ढंग समझाता हूँ आपको बेहतर ढंग से, मेरी बात समझना। देखो, मान लो एक इंसान है, ये इंसान है ऐसा ही मान लो, है ना, ये है, ठीक है, इससे रिप्रोड्यूस करा, वो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन गया। तो येलो वाला क्या दिख रहा है आपको? वो क्या है? वो क्या है? वेरिएशन। और ब्लू वाला क्या है? वो सेम सेम लग रहा है, तो वो है इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसने फर्दर रिप्रोड्यूस करा, ये सब सेम सेम लग रहा है प्रीवियस जनरेशन, तो ये क्या है? वेरिएशन नहीं, इनहेरिटेंस है अब, है ना। और ये जो है, ये जो बन गया, ये थोड़ा अलग है इससे, अलग है इससे, तो ये क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। चलो, मतलब वेरिएशन इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वेरिएशन इकट्ठा हो गया, यहाँ पे ये वाला वेरिएशन इकट्ठा हो गया। अभी देखो क्या क्या होगा, ठीक है। अब इसने रिप्रोड्यूस करा, और तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ वो देखते हैं। अब हुआ ये क्या? ये ऐसे हुआ, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो आपको क्या लगेगा कि ये जो पर्पल वाला है वो वेरिएशन है, बाकी सब इनहेरिटेंस है। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, रुको एक मिनट। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो आपको लगा कि आप देखो, अब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करो, एक बार कुछ मत करो, सिर्फ इसको और इसको ऑब्जर्व करो, क्या ये बहुत अलग लग रहे हैं? आप बोलोगे अरे ये तो बिल्कुल अलग है, कुछ भी सेम नहीं है। इसे बोलते हैं इवोल्यूशन। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे कितना वेरिएशन आया? V1। यहाँ पे कितना वेरिएशन आया? V2। यहाँ पे कितना वेरिएशन आया? V3। यहाँ पे कितना वेरिएशन आया? V4, ठीक है, V4। तो क्या हुआ, जब मैंने इसको और इसको इकट्ठा देखा, यानी कि मैंने सारी वेरिएशन को एक साथ देखा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऑब्जर्व किया, तो मैंने क्या देखा, ये तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे तो कहानी कुछ और थी, और यहाँ कहानी कुछ और है। तो मैंने इसको क्या नाम दिया? इवोल्यूशन। इसे क्या नाम दिया मैंने? इवोल्यूशन। मैं एक लाइन लिखता हूँ, उससे समझने की कोशिश करना प्यार से, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन of variation over a period of time known as evolution। यही तो होता है इवोल्यूशन। जो आपके और आपके पेरेंट्स में अभी आपको लग रहा है वेरिएशन है, लेकिन वही वेरिएशन आने वाली 100 जनरेशन के बाद वही छोटे छोटे वेरिएशन मिलके क्या बन जाएगा? इवोल्यूशन। तो ये चैप्टर अलग है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, बस मैं नाम चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए। इस पेज में मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने जस्ट आपके 2 नाम क्लियर कराए हैं। हेरिडिटी जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, और इवोल्यूशन जो हमें पढ़ना नहीं है, बट मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा। तो हेरिडिटी में मैंने क्या बताया? ये एक प्रोसेस है जिसमें ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी में प्रोसेस पास होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बताया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपसे क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है कि आपका जो वेरिएशन है वो कैसी होती है? एक्यूमुलेट करती है, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ समझाता हूँ मैं आपको। ये वेरिएशन आती क्यों है, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, मुझे लगता है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लिंक है यहाँ पे हल्का हल्का। तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्या है? सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो एग्जाम्पल दे देता हूँ जल्दी से, ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। चलो, जैसे एक कल्चर है बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया है यहाँ पे बहुत सारे, ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। इनके बीच में हल्का हल्का वेरिएशन है, हल्का वेरिएशन है। मान लो ये वाले बैक्टीरिया जो हैं वो टेम्परेचर को सह सकते हैं, टेम्परेचर को सह सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर रजिस्टेंस है ना। और जो ये वाले बैक्टीरिया हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग केमिकल से रेजिस्टेंस है। कुछ केमिकल डालो XYZ, हमें कुछ नहीं होगा, हम ही ब्रह्मांड है ना, तो कुछ ब्रह्मास्त्र टाइप, ठीक है, इस टाइप से। और जो ये वाले बैक्टीरिया हैं, ये बोलते हैं कि हमको कोल्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लो टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वाले बैक्टीरिया बोलेंगे
कि हमको क्या रह गया, अब हमें कोई यूवी रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ भी ले आओ, ठीक है। तो ये अलग अलग एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, और हर किसी के पास अपना अपना वेरिएशन और खुशी शांति से अपना जीवन काट रहे हैं। अब नेचर ने क्या करा, नेचर यानी कि हम लोगों ने क्या किया, नीचे लगा दी आग की भट्टी, है ना। एक सेकंड पेन चेंज करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको क्या दी, मैंने एक हीट दी, नीचे आग दी, टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया। तो ये क्या था, नेचर का चैलेंज, ये क्या था, नेचर का चैलेंज। नेचर ने क्या करा, चैलेंज दिया, नेचर ने चैलेंज दिया, ठीक है। अब इस चैलेंज पे कौन कौन खड़ा उतरेगा, पहले सब पे कुछ ना कुछ वेरिएशन थी, बट नेचर के चैलेंज के अकॉर्डिंग इस कल्चर के अंदर कौन बचा, इस कल्चर के अंदर गाइस सिर्फ वो लोग बच पाए जो टेम्परेचर से रेजिस्टेंट थे, यानी सिर्फ वही लोग बच पाए सिर्फ टेम्परेचर से रेजिस्टेंट थे, बाकी लोग मर गए। आप बोलोगे सर कितना गलत हुआ, सब मर गए, शिट, मतलब कि कुछ ही बचे, लेकिन कुछ तो बचे, वेरिएशन से कुछ तो बचे। अब ये कुछ है, ये आपस में रिप्रोड्यूस करके, आपस में क्या, ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके वापस से बना लेंगे। अभी भी वेरिएशन हो रहा है, लेकिन हाँ मतलब पूरे एक तरीके से कंप्लीट वाइप आउट होने से तो बच गए। यही तो बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। अगर मान लो सब लोग सेम होते है ना, सब लोग बोलते हैं कि हम केमिकल से रेजिस्टेंट हैं और टेम्परेचर हाई हो जाता, सारे गायब हो जाते 1 मिनट में, सारे गायब हो जाते 1 मिनट में। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ व्हाट, दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। इट विल सेव कंप्लीट स्पीसीज टू बिकम वाइप आउट, मतलब वाइप आउट होने से बचाएगी आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। बहुत मुश्किल होता है अकेले पढ़ाना, मतलब कोई सामने बच्चा नहीं है एंड अकेले मैं पढ़ा रहा हूँ और उस फील्ड से पढ़ा पाना, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाता हूँ तो एक फील आता है, सामने से बच्चा देख रहा हूँ, उससे 2 सवाल पूछ सकता हूँ, इस तरीके से होता है। बट ऐसे रिकॉर्डेड वे में वीडियो बंद कंपनी में पढ़ा रहा हूँ और जब वीडियो देखे ना देखे कोई, बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में तो, ठीक है। बट मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वेरिएशन इज़ यूजफुल, ये मैंने लिख दिया, सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि एक वेरिएशन, जैसे सबके पास देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो एक चीज़, यहाँ पे वेरिएशन इसके पास भी थी, वेरिएशन इसके पास भी थी, वेरिएशन इसके पास भी थी, वेरिएशन इनके पास भी थी, हर किसी के पास वेरिएशन थी। और जब मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, टेम्परेचर मैंने नहीं बढ़ाया था, सब लोग अपना अपना खुश थे, लेकिन जब मैंने चैलेंज दिया तो कोई एक आगे बढ़ के आया, बाकी सब पीछे हट गए। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, वेरिएशन होती सबके पास है और कोई अच्छी और बुरी वेरिएशन नहीं होती। ऐसा नहीं बोलोगे काश मेरे पास ये वाली होती, काश वो होता, काश वो पिंक वाला होता, अरे बकवास बातें सब। वेरिएशन हर किसी के पास है, अच्छी बुरी तो वक्त बताएगा कि चैलेंज कैसा आ रहा है। वैसे मैंने एग्जाम्पल भी लास्ट टाइम दिया था ना कि कोई खेलने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई किसी काम में अच्छा है, लेकिन टेस्ट हो गया खेलने का तो खेलने वाला आगे जाएगा, बाकी सब पीछे हो जाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो पीछे वो बेकार थे, बट चैलेंज गलत हुआ। आप बोर्ड पेपर दे रहे हो, बोर्ड का आप में से बहुत बच्चे टॉप करेंगे, क्यों, क्योंकि पढ़ाई मन लगता है उनका और उनके वो टेस्ट हो गया, वो पास हो गए, वो अच्छे नंबर लिया है। लेकिन बहुत बच्चे फेल होंगे, क्यों, क्योंकि वो उनका वो चीज़ नहीं है, वो खेलने में अच्छे हैं, वो गाने में अच्छे हैं, वो सिंगिंग कुछ डांस करने में अच्छे हैं, बस मैटर ऑफ टाइम क्या, वो चैलेंज गलत हो गया, चैलेंज गलत हो गया, ठीक है। तो बस इतना एग्जाम्पल, आई होप बहुत सारी बातें कर ली वन शॉट के हिसाब से, ठीक है। मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना है बट हो नहीं पाता मेरे से जल्दी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जब भी कोशिश करते हैं। तो इस पेज में इतने रहने देते हैं, बाकी चलो नहीं है अभी बहुत है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन चैप्टर थोड़ा सा था स्टार्टिंग में, अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, एक प्रोसेस है, जिसमें एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जिससे क्या होते हैं, करेक्टर पास होते हैं, करेक्टर पास होते हैं, है ना, पासिस फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेशन, या फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जैसा भी आप लिखना चाहो, है ना। कैरेक्टर पासिस आप लोग को पता है कैसे लिखना है, नोट्स मिल जाएंगे उसके लिए, बाकी आपके पास होंगे भी, ऑब्वियस सी बात है, बुक किताब वगैरह है, मेरा काम है समझाना आप लोगों को, ठीक है, वन शॉट में स्पेशली, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ट्रेट्स, है ना। एक सेकेंड रुकना मुझे कुछ, ठीक है, हम लोग का हेरिडिटी पढ़ना है। तो यहाँ पे एक लोग का नाम आएगा, ठीक है, एक मतलब कि आपको उनकी कहानी सुनाऊंगा, और फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स याद है ना, क्या बोलते हैं जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, यानी कि हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। उनके फादर मतलब जेनेटिक्स के फादर की बात करेंगे हम, जिनका नाम क्या आएगा आपका,
आपसे बोलेंगे हम ग्रेगर जॉन मेंडल। एक उनकी कहानी थोड़ी जानना जरूरी होता है, भले ही ये वन शॉट है। एक सेकंड रुकना, मुझे कुछ काम आ गया, मेरा फ्लो टूट गया बीच में, ठीक है, मैंने बीच में पॉज देना पड़ा, ठीक है। तो हम कितना कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, हम जेनेटिक्स के फादर की थोड़ी सी जो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम है उनके बारे में लिखते हैं। तो यहाँ नाम लिखते थे पहले, है ना, ग्रेगोर जॉन मेंडल, ये नाम है उनका, है ना। उनका जन्म हुआ था 1822 में, उनकी डेथ हुई थी 84 में, है ना। उनका लाइफ स्पान इतना है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ इतना कुछ, इतना डिटेल में, इतना मतलब इनके बारे, इनकी कहानी के बारे में बताऊँगा क्यों, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। आप खुद समझोगे आखिर में कि इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म क्या होता है, थोड़ा गरीब फैमिली में होता है जन्म, है ना। एक मतलब किसान फैमिली में जन्म होता है इनका, इतना पैसा होता नहीं उनके पास। इनको पढ़ाने का और पढ़ने का बड़ा शौक था, है ना। पढ़ाई में क्या, उनको साइंस, मैथ्स, है ना, थोड़ा प्लांट के बारे में, उनका हाइब्रिडाइजेशन करने में, इनके बारे में बहुत इंटरेस्ट था। मैथ में एक होता है ना सब प्रोबेबिलिटी का, स्टैटिस्टिक्स का, उसके बारे में उनको बड़ा इंटरेस्ट, पढ़ाने में अच्छा लगता था, ठीक है। बट वो कभी ना टीचर वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने वो एग्ज़ाम थोड़ा ना क्वालिफाई कर रखा है, मुझे बस पढ़ाना पसंद है, दैट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही उनको पढ़ाना पसंद था, ठीक है, बट वो कभी टीचर वाला कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब उन्होंने पढ़ना था, तो पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक जाके उस टाइम पे एक चर्च वगैरह होती है, वहाँ पे जाके वहाँ पे अपने आप को सौंप दिया, मतलब वहीं पे काम वाम करेंगे। उस टाइम पे चर्च का एक नियम, मैं बहुत तेज़ बता रहा हूँ वरना कहानी बहुत स्मूथ है, बट वन शॉट ने टाइम बहुत लग जाना है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या, चर्च के अंदर वो चर्च जो होती थी, है ना, चर्च जो होती थी वो कैसी होती थी, सेल्फ, अपने मतलब वहीं पे खेती बाड़ी होगी, वहीं पे खाना बनेगा, सब कुछ अंदर अंदर होगा, कोई बाहर से कुछ ताल्लुकात नहीं होगा, ठीक है। तो जो चर्च के अंदर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा मेंडल को, तो मेंडल को काम क्या मिला, सब्जियां उगाने का, एग्रीकल्चर वगैरह करो, है ना, खेती बाड़ी करो, थोड़ा सा एग्रीकल्चर वगैरह करो। अब उनको काम मिला खेती उगाने का। अब इस काम से उन्होंने ऐसा कुछ करके निकाला जिसे हम आज उन्हें बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत मतलब कि आप मानिए इनके बारे में अगर मैं जिक्र ना करूं इस लेक्चर में, कभी भी पढ़ाऊँ इस चैप्टर को, इनका नाम, इनकी कहानी का जिक्र ना करूँ तो ना इंसाफ़ी होगी, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप आगे चल के समझ में आएगा आपको। क्योंकि जो उन्होंने काम किया ना, जो हम पढ़ रहे हैं, ये इनको पता भी नहीं लगा, इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद इसका रीडिस्कवरी हुई, वापस जाना कि हाँ मेंडल जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, सब वगैरह वगैरह इन्होंने बाद में पता चला, ठीक है। अब मेरी बात समझो, एक्चुअली हुआ क्या था ऐसा, है ना, एक्चुअली हुआ क्या था ऐसा कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो, इन्होंने 7 साल काम किया, 1856 से लेके 1863 तक, इन 7 साल तक काम किया। और 7 साल से काम करने के बाद इन्होंने अपने कुछ रिजल्ट दिए, है ना। वो क्या काम किया वो तो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, कैसे कैसे काम किया, क्या क्या काम किया, वो तो हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। बट अभी समझो कि ये 7 साल काम करने के बाद भी इनका काम किसी ने क्यों नहीं मांगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, कम्युनिकेशन थोड़ी सी मुश्किल थी। जितना आसान आज है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बंद कमरे में, और आप कहीं भी होगे, आप अगर पढ़ना चाहो तो ढूंढ पाओ, मुझे पढ़ सकते हो, है ना। आप लोग, इतना आसान है आज के टाइम पे, बट उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल था। और सेकंड बात क्या है यहाँ पे, उस टाइम पे क्या हुआ था, ये अगर आप खुद सोचो, ये ना इस्टेब्लिश साइंटिस्ट वगैरह कुछ नहीं थे, ये एक आम इंसान थे। इन्होंने बस अपनी नॉलेज से कुछ डिस्कवरी करी थी, मतलब ये कोई प्रोनाउंस, कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं जिनकी बात पे ध्यान दिया जाए। कोई डॉक्टर बोलता है कुछ बात, है ना, तो उसकी बात आप मानोगे कि आपको ये दिक्कत है तो आप मान जाओगे। एक चलता फिरता इंसान बोलेगा अरे आपको तो ये है, तो आप इतना ध्यान नहीं दोगे उस पर, वो चल बोलता है वो तो वही चीज़ यहाँ पे, साइंटिस्ट नहीं थे, कोई बड़े लिखे पढ़े लिखे, इतनी कोई वो डिग्री वगैरह नहीं थी इनके पास, तो इनकी बात को ध्यान नहीं दिया गया। और इन्होंने ना एक चीज़ बोली थी, फैक्टर वगैरह बोले थे, उसका वो प्रूफ नहीं दे पाए, मतलब अपने लॉजिकल थिंकिंग इस टाइप से वो चीज़ों को पहुँच गए, लेकिन माइक्रोस्कोप ना होने की वजह से उसको वो दिखा नहीं पाए। आप आज के टाइम पे समझते हो जीन, जिसे आप जीन बोलते हो ना, वो मेंडल ने पहले ही बता देता कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, बट उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वो दिखा नहीं पाए, बिकॉज माइक्रोस्कोप वगैरह बाद में बने, ठीक है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किताबों में नहीं लिखा रहता, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे डार्विन भी उसी टाइम पे आए थे, इसी टाइम के बीच में आए थे, और उन्होंने बोला था कि जो ह्यूमन है ना, वो किससे मिलके बने हैं, वो आपके मंकी से बने हैं, मंकी से बने, मतलब हमारे पूर्वज कौन है, बंदर हैं। सोचो इतनी बड़ी बात है, सच में बड़ी बात है। आज तो हम सुनते रहते हैं ये बात, बट उस टाइम पे क्या था, हम लोग मानते हैं ह्यूमन किससे मिलके बने, इंसानों से, मतलब भगवान वगैरह के इस टाइप से,
इस टाइप से कुछ चीज़ें हुई हैं, खो रखी हैं, भगवान वगैरह आए थे उन्होंने बनाए। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई इंसान आके बोलता है कि भगवान से नहीं बने हो, आप बने हो बंदरों से, आपके पूर्वज बंदर हैं। तो कितना हर्ट होता है। आज के टाइम पे भी आप देखते हो बहुत सी मूवीज़ ऐसी आती हैं, रिलीजन्स के थोड़ा बहुत भी इधर जाएंगे तो उन पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। तो इस टाइम पे जो लोगों का ध्यान था ना वो सब इस पे चला गया, ना कि मेंडल की बात पे जो कह रहे हैं मटर का बीज गोल है, रिंकल्ड है, बाकी वगैरह वगैरह भी देखेंगे। तो इसीलिए इनका कुछ उस टाइम पे नहीं हो पाया, इनकी बात नहीं सुनी गई और इनकी डेथ हो गई 84 में। लेकिन देर है बट अंधेर नहीं। तो 90s में क्या हुआ, जब तक क्या हुआ, साइंस की डिस्कवरी बहुत आगे बढ़ चुकी थी 90s में, है ना। 90s में बोलूँगा, ठीक है ना। एक तरीके से 20th सेंचुरी में, स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, हमारी साइंस काफ़ी बढ़ चुकी थी, बहुत चीज़ें आ चुकी थी। तो जब इन्होंने रीडिस्कवरी करी और देखा कि जो मेंडल कह रहे थे ना उस टाइम पे, पेपर आर्टिकल वगैरह में देखा वो सही कह रहे थे। 3 साइंटिस्ट के नाम चलो बोल देता हूँ, वैसे कुछ काम के नहीं है। वॉन टेस्टमार्क, हुगो डेविरिस एंड कार्ल कॉरेंस, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने रीडिस्कवरी करी किसकी, मेंडल की। और जो मेंडल जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे और उन्हें क्रेडिट दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स के फादर। बट ठीक है, अब क्या फ़ायदा, मतलब वो तो मर गए। अब इसमें लॉस किसका हुआ, लॉस हुआ मेंडल का लॉस हुआ या हमारा लॉस हुआ। हम बोलेंगे हमारा लॉस हुआ। मेंडल को जितना जीना था वो जी गए। हाँ, थोड़ा रिग्रेट करा होगा आखिर में, मे भी किया हो, नहीं किया हो, हम क्या जानते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे लॉस किसका हुआ है, लॉस हम लोगों का हुआ है। अगर हम उनकी बात वहाँ मान लेते, साइंस हमारी काफ़ी साल आगे चल रही होती है। सोचो ना कितना टाइम ख़राब हुआ है, 1863 से लेकर 90s में डिस्कवरी हुई है, कितने टाइम ख़राब हुआ है, 35 ईयर अप्रोक्स ख़राब हुए हैं। इतना टाइम अगर हम थोड़ा पता होता चीज़ें तो और आगे बढ़ सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे लॉस हम लोगों का हुआ है, ना कि मेंडल सर का। समझ में आ रहा है क्या। तो ये बातें हो गई यहाँ पे, है ना। ये बातें चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ेंगे ना चैप्टर में, टी कैपिटल टी स्मॉल टी करेंगे, वो तो बहुत आसान हो जाएगा, मैं पढ़ाऊँगा ना आपको। ये बात समझना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो अब मैं पूरा पेज करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में नहीं आएगा बट वो 5 मिनट सुन लिया होगा ना, कुछ लॉस नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे मैं 2 टर्म का इस्तेमाल करूँगा बहुत फ्रिक्वेंटली। एक होगी आपके करेक्टर्स, रेड पेन ले लेते हैं। एक होंगे आपके करेक्टर्स और एक होंगे आपके ट्रेड्स। ये 2 वर्ड्स मैं आपस में बहुत इंटरचेंज करूँगा, लेकिन इनका पहले लिटरली मीनिंग समझते हैं। एक्चुअली में करेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं। करेक्टर्स क्या है आपके, जैसे मैंने बोला आई का कलर, कलर ऑफ द आई, तो ये हो गया करेक्टर। लेकिन जब मैं बोलूँगा ब्लू कलर ऑफ द आई, ब्लैक कलर ऑफ द आई, स्पेसिफिक होके अल्टरनेट पार्ट, मैं बोला अल्टरनेटिव बताऊँगा कि ब्लू होगा, ब्लैक होगा, तो वो होता है ट्रेट, है ना। बस मैं स्पेसिफिक करूँगा कि सिंगल कलर ऑफ द आई, तो वो होगा करेक्टर। बट अभी आपको जाना नहीं है डिटेल में, आपको जस्ट समझना है करेक्टर और ट्रेट कुछ नहीं होते हैं, आपस में इंटरचेंजेबल वर्ड हैं, आपस में इंटरचेंजेबल वर्ड हैं। लिख देता हूँ बार बार में। ट्रेट जहाँ जहाँ पे आएगा उससे आपको मुश्किल ना लगे तो वहाँ पे लिख देना करेक्टर्स, है ना, क्या क्या खूबियाँ वगैरह इस टाइप से करेक्टर्स। बाकी फ़र्क थोड़ा सा होता है, जो ट्रेट है वो अल्टरनेट बताता है एक वर्जन के, ब्लू ब्लैक इस टाइप से। बट जो करेक्टर है वो बस सिंगल कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द आई इस टाइप से बताता है। बट मोर और लेस ये कैसे होंगे, इंटरचेंजेबल होंगे वर्ड, आगे चल के आप पढ़ोगे। ज़रूरी होता है सारी बातें बताना, ठीक है। अब मेरी बात समझो। अब हम थोड़ी बात करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, है ना। हम थोड़ी बात करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, ज़रूरी है इसका भी, क्योंकि क्लास 9 में पढ़ाते हैं इस चीज़ को, बट पता होना चाहिए, ठीक है। जब मेरा सेल डिवाइड करता है ना, व्हेन अ सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, है ना, मेरा सेल जब अबाउट टू डिवाइड होता है तो उस टाइम पे 2 काम हो रहे होते हैं। एक तो मेरे क्रोमोसोम बन रहे होते हैं, मतलब जो डीएनए होता है, क्रोमेटिन होता है, कंडेंस हो रहा होता है ना। क्रोमोसोम बन रहे होते हैं, है ना, क्रोमोसोम, बहुत गलत हो गया, क्रोमोसोम। और डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा, मैंने पढ़ाया भी था रिप्रोडक्शन वाले में। जब भी मेरा सेल डिवाइड करेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन होगा, तो रेप्लिकेशन हो रहा होगा। रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए का डबल अमाउंट होना, डीएनए का डबल अमाउंट होना। तो वहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा मेरी बात समझो। तो जो आपका डीएनए क्रोमेटिन कंडेंस होगा तो वो आपका दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। ये मान लो सेंट्रोमियर है, तो ध्यान मत दो इस पर। दिखने में कुछ आपको ऐसा लगेगा क्रोमोसोम, है ना। ये मेल से आया होगा और एक ये मान लो फीमेल से आया है। क्रोमोसोम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में। एक कहाँ से आया होगा, मेल से, और एक कहाँ से आया होगा, फीमेल से।
ठीक है। अब क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं। ये मान लो एक जीन है, ये मान लो एक जीन है। ये डीएनए वाला हिस्सा थोड़ा समझना चाहिए था, बिकॉज अगर मैं ये टॉपिक यहाँ पे छेड़ूंगा ना काफ़ी लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो जीन क्या है, जीन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सेगमेंट है डीएनए के ऊपर जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे कि कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, हेयर का शेप कैसा होगा, ईयर लोब कैसा होगा, इस टाइप से ये लिखी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्रोमोजोम है। ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है। ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, क्योंकि एक कहाँ से आया, मेल से आया है और एक फीमेल से आया है, ठीक है। इनकी लेंथ वगैरह सब कुछ सेम होगी, ठीक है। अब मैं समझता हूँ ये बातें ना आपको ना भी बताऊँ तो भी चलना चाहिए। वन शॉट है, बिना मतलब मैं नॉलेज दे रहा हूँ, बट ढंग से मैं सोच रहा हूँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ टाइम को देखते हुए। बट आप बस सुनते रहना, समझ में आया बहुत बढ़िया, ना आए तो एक बार दोबारा देखना, फिर भी ना आए तो अभी आप एग्ज़ाम आने वाला छोड़ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, ये दोनों क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम है। होमोलोगस क्रोमोजोम है, ख़त्म हो गया क्या, होमोलोगस, एक सेकेंड, होमोलोगस, हाँ होमोलोगस क्रोमोजोम है। अब ये होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है, मेरी बात समझो। एक पेयर होता है, एक मेल से आया होगा, एक फीमेल से आया होगा, जिसमें मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इस वाले जीन पे लिखा है आई कलर कैसा होगा, कौन बोल रहा है, फादर का कलर। और इस तरफ है आई कलर कैसा होगा, कौन बोल रहा है, मदर बोल रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो आई कलर है वो सिर्फ फादर डोमिनेट कर रहा है, नहीं, हो सकता है कि फादर जैसा हो, लेकिन इन्फ्लुएंस दोनों लोग करेंगे। मेरी बात पर ध्यान देना, आपके अंदर जो भी चीज़ है, स्किन कलर से लेके आपके कुछ भी, कोई भी साइड से कैसा भी कुछ भी होगा, कोई भी ट्रेट होगा, कोई भी करेक्टर होगा, वो दोनों लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, मदर भी फादर भी। वो बात अलग है कि मदर का दिखेगा फादर का नहीं दिखेगा, या फादर का दिखेगा मदर का नहीं दिखेगा, दोनों का दिखेगा, वो बात अलग है। बट ऐसे आई कलर है, मान लो फादर बोलेंगे ब्लैक होगी, है ना, मदर बोल रहे हैं कि ब्लू होगी, बट एट द एंड ब्लैक बन गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फादर ने अकेले अकेले ब्लैक बोल दिया, नहीं, करेंगे दोनों लोग इन्फ्लुएंस, लेकिन शो शायद वो एक ही करेगा। दोनों भी कर सकते हैं, मिक्सचर कोडोमिनेंस वगैरह होता है। बट कहने वाली बात इतनी सी है कि हर ट्रेट में दोनों लोग का पार्टिसिपेशन इक्वली होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये बात को, आगे और अच्छा क्लियर लगेगा आपको जब मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे आई कलर है, यहाँ पे आई कलर है, यहाँ पे स्किन के बारे में कुछ लिखा है, यहाँ पे भी उसी बारे में स्किन के बारे में लिखा है। तो जब सेम लेवल पे चीज़ें लिखी हुई हैं, सेम लेवल पे, उसे बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप, मैं लिख देता हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, चलो लिखता हूँ एक बार सोच के। अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द सेम शेप एंड साइज, दिखने में बिल्कुल शेप साइज सेम होगी, है ना। वन फ्रॉम ईच पेरेंट, समझ में आ रहा है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। तो इसे बोलोगे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, सही है। नहीं आया समझ में, अभी आप छोड़ सकते हो, एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे ये सब बातें, बाकी ठीक है, अभी देखेंगे। अब मैंने क्या बोला, ये क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, बट मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम बनेंगे, लेकिन एक प्रोसेस और होती है, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। आपसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या भरा हुआ है, अगर मैं पूछूँ आपसे, ये क्रोमेटिन, यहाँ पे क्या है, डीएनए भरा हुआ है, इधर क्या भरा हुआ है, डीएनए। तो रेप्लिकेशन होगा डीएनए का। तो जो आपको क्रोमोसोम दिखते हैं ना, वो एक्चुअली ऐसे दिखते हैं, ये तो ओरिजिनल, इसकी कॉपी, ऐसे ये ओरिजिनल, इसकी एक कॉपी, ये दिख रहा है आपको। एक्चुअली क्रोमोसोम ऐसे एग्जिस्ट करते हैं रेप्लिकेशन होने के बाद। देखो ये तो ओरिजिनल भरा हुआ था यहाँ पे, फिर जब मैंने इसकी रेप्लिकेशन करी, है ना, कॉपी बनाई, तो ये भी भर गया, यहाँ पे ये भर गया। ऐसी यहाँ पे ये तो ओरिजिनल था, इधर, बट जब मैंने कॉपी करी तो यहाँ पे ये रेप्लिकेशन बढ़ गया। और इसी वजह से तो क्या आता है, इसी वजह से वेरिएशन आती है ना। यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है, बट छोड़ो अभी के लिए, बट यहाँ पे कुछ ये होता है, ठीक है। तो आप क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखते हैं, बाकी हम आगे डिटेल में नहीं जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा है, ये शायद इतना इंपॉर्टेंट आपके लेवल पे नहीं है, बट आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है वो समझो। क्रोमोसोम कब बनेंगे, जब सेल डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। क्रोमोसोम हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में करेंगे। क्यों,
एक कहाँ से आएगा, मेल से आएगा, और एक कहाँ से आएगा, फीमेल से आएगा, ठीक है। और हर एक ट्रेट, कैसा भी ट्रेट हो, उसको दोनों लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, मेल भी इन्फ्लुएंस करेगा और फीमेल भी इन्फ्लुएंस करेंगे बराबर, है ना। ये कुछ बातें हैं, इनको टेक अवे लो और आगे बढ़ जाओ, इनको टेक अवे लो और आगे बढ़ जाओ, हो कोई बात नहीं, सब होता है, ठीक है ना। अगर मैं और डाटा बताऊँ आपको, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन में होते हैं 23 पेयर, 23 पेयर बोल रहा हूँ मैं। 23 पेयर का मतलब क्या है कि 23 क्रोमोसोम कहाँ से आएंगे, आपके मेल से, और 23 कहाँ से आएंगे, आपके फीमेल से, है ना, आपके फीमेल से। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा एक हेटेरोलोगस होता है, बाकी सारे होमो, चलो छोड़ो उसको, नहीं जाते आगे, बट समझ में आ रहा है हम लोगों को। अब ह्यूमन के कितने पेयर हैं, 23 पेयर हैं। उनमें से जो 22 पेयर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑटोजोम। 22 पेयर कैसे होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोजोम। ऑटोजोम वो काम करते हैं, मतलब सेक्स डिटरमाइन नहीं करते हैं, आपके हेयर कलर, आपकी आरबीसी बनेगी कैसे बनेगी, कैसे सिंथेसिस होगी, सब कुछ बताएंगे, लेकिन सेक्स कैसा होगा, मेल होगा फीमेल होगा, उसके बारे में नहीं बताएंगे। 22 पेयर क्रोमोसोम। लेकिन जो एक पेयर बचा उसे बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। वो आपका सेक्स भी बताएगा कि लड़का होगा लड़की होगी, कैसे होगा, कौन डिसाइड करेगा, वो बताएगा, साथ ही साथ बाकी काम भी करेगा, मतलब कि बाकी ऑटोजोम वाले भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्स डिटरमाइन करेगा, वो सारे काम करेगा, ठीक है। तो कहने वाली बात इतनी सी है, अगर मैं 23 पेयर लिखूँ, है ना, तो उसके मैं 2 हिस्से कर सकता हूँ, 22 पेयर प्लस XX और 22 पेयर प्लस XY। आप समझते होगे, ये मेल नीचे वाला और ऊपर वाला फीमेल, ठीक है। इसके बारे में हम सेक्स डिटरमिनेशन में फिर से बात करेंगे, आप इससे डरने वाली बात बिल्कुल मत समझना। इस पेज में जो मैंने बताया डरना बिल्कुल मत, सुनना होगा, बढ़िया है, आगे बढ़ जाओ। आगे मैं समझाता हूँ आपको, वापस से सेक्स डिटरमिनेशन पे आऊँगा, सारी बातें रिपीट करूँगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर आ गए हम लोग। अब चलो हम आते हैं मेंडल ने क्या काम किया था। तो मेंडल ने एक क्या लिया, मटर का पौधा लिया, पी प्लांट लिया। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। पाइसम की स्पेलिंग पाइसम सटाइवम ऐसी होती होगी, ठीक है। पाइसम सटाइवम लिया। इन्होंने कब से कब स्टार्ट किया, 1856 से स्टार्ट किया और 1863 पे ख़त्म किया। करीब करीब कितना टाइम लगा इनको, 7 ईयर का टाइम लगा, ठीक है। कैसे किया, फील लेके करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। इन्होंने पाइसम सटाइवम लिया। अब मटर का पौधा ही क्यों लिया, क्योंकि मटर के पौधे में इनको बहुत सारी वैरायटी मिल रही थी, मैनी वैरायटीज़ मिल रही थी आपकी। अब वैरायटीज़ किस टाइप की, जैसे कि आप देखोगे उसमें, आप देखोगे कि उन्होंने कभी लंबा प्लांट लिया, छोटा प्लांट लिया, बीज गोल होता था मटर का, कहीं रिंकल्ड होता था, मतलब उनको वैरायटी मिलती थी। और ऐसे करैक्टर मिलते थे जो आप आँखों से देख सकते हो, नेकेड आई से ईजिली विजिबल थे, बिकॉज उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं था। अगर आपसे मेंडल बोलते हैं कि चलो ऐसा लेते हैं कि इसके अंदर ये वाला इंजाइम बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो वो देख थोड़ा ना पाते वो आंखों से। उन्होंने देखा कि प्लांट लंबा है छोटा है, वो देख ले सकते हैं। उन्होंने बोला कि एक बीज गोल है एक बीज रिंकल्ड है, वो देख सकते हैं। तो जो चीज़ दिख रही है उनके ऊपर उन्होंने नेकेड आई से दिख रही है उनको लिया उन्होंने, ठीक है। और साथ ही साथ जो इसका क्या बोलते हैं लाइफ स्पान होता है ना, वो भी कम होता है पी प्लांट का, वो भी ज़रूरी है ना। आपने एक ऐसा पी प्लांट ले लिया जिसका लाइफ, एक ऐसा कोई वो ले लिया स्टडी करने के लिए जिसका लाइफ स्पान 80 साल है, उतना तो ह्यूमन का भी होता है, तो पढ़ ही नहीं पाओगे ज़्यादा स्पीसीज, ज़्यादा नंबर बार। तो लाइफ स्पान कितना होता है, करीब करीब 6 महीने का। तो उसको आप मल्टीपल टाइम स्टडी कर, 7 साल करना, 7 साल। तो क्या किया है, ये तो करा है, मल्टीपल टाइम पढ़ा गया है, और एक बार में तो हो भी नहीं पाएगा, आप देखोगे भी, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकते हैं एक ही बार में, है ना। सेल्फ भी और क्रॉस भी दोनों हो सकते हैं एक बार में। अब चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कितने पेयर लिए थे, 7 पेयर लिए थे, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए थे। जैसे कि अगर मैं एक पेयर की बात करूँ तो उन्होंने एक पी प्लांट लिया जो दिखने में टॉल था, और उसी का उल्टा लिया एक पी प्लांट लिया जो दिखने में ड्रॉप था। एक और लेता हूँ, एक पेयर लिया ऐसा जो पी प्लांट था जिसका जो सीड था वो राउंड था, सीड राउंड था, और एक ऐसा पी प्लांट लिया जिसके सीड कैसे थे, रिंकल्ड थे। तो ऐसे कितने लिए उन्होंने, 7 लिया। बुक में देखना मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नोट्स वगैरह में हर जगह मिलते ही हैं, सब कुछ लिखे हुए, याद कर लेना करना हो तो। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, उसे समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा, एक आता है प्योर, एक सेकेंड दिख नहीं रहा होगा ये, एक आता है वर्ड प्योर, PURE, प्योर।
जैसे मैंने लिखा प्योर टॉल, तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा मटर का पौधा है, एक ऐसा मटर का पौधा है जिसकी प्रीवियस 7 जनरेशन कैसी हैं, सभी टॉल हैं। उसके दादा परदादा, उससे परदादा, उस सबसे परदादा, प्रीवियस 7 जनरेशन सारी कैसी हैं, टॉल हैं, उसे बोलेंगे प्योर टॉल। ऐसे सिमिलर क्या बोल रहा हूँ मैं, प्योर डॉर्फ लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप समझते हो, जिसकी प्रीवियस 7 जनरेशन कैसी रही हो, डॉर्फ रही हो, कोई मिलावट है ही नहीं, है ना, दादा परदादा सब टॉल थे, सब डॉर्फ थे, उसे बोलोगे प्योर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हम पहले, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे मेंडल ने किया ना वैसे वैसे करेंगे, समझना। ये चैप्टर ऐसा ही है, ये चैप्टर थोड़ा लिख के जब भी पढ़ा रहा हूँ मैं, चैप्टर कहानी वाला है थोड़ा सा, देखो मैंने कितना कुछ पढ़ा दिया आपको, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा दिया। ये चैप्टर आपको बस आप सुनते जाओगे, आप पेपर में अच्छा करके आओगे, ठीक है, बस आप सुनते जाओ। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या होगा, हम एक कैरेक्टर की स्टडी, एक सेकेंड, हम इसमें एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे एक टाइम पे। इसमें हम एक ट्रेट, लिखता हूँ ज़्यादा बेटर होगा, एक ट्रेट की स्टडी करेंगे एक टाइम पे, 1 ट्रेट एट अ टाइम, ऐसा लिखते हैं, 1 ट्रेट एट अ टाइम, है ना। तो एक ट्रेट की स्टडी करेंगे एक टाइम पे, मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, अगर मैं मटर के पौधे में हाइट को देख रहा हूँ, है ना, टॉल होगा डॉर्फ होगा वो देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बीज कैसा हो रहा है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कलर कैसा हो रहा है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या ही हो रहा है, वो प्लांट कुछ और में हो भी रहा है क्या, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मोनो माने एक, मैं सिर्फ एक ट्रेट की हाइब्रिड के ऊपर वर्क करूँगा एक टाइम पे, मैं सिर्फ हाइट को लिया मैंने, तो हाइट देखूंगा उसको, और बाकी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको नए पेज से लेते हैं जिससे पूरा समझ में आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से। अब स्टार्ट हो गया, ठीक है, चलो। ठीक है, तो हम लोग कहाँ गए गाइस, हम लोग कहाँ गए, बगीचे में गए। बगीचे में हमने एक ऐसा मोनो हाइब्रिड कर रहे हैं, तो हमने एक ऐसा लिया, एक ऐसा हमने मटर का पौधा उगाया जो कैसा है दिखने में, टॉल है, और ना केवल टॉल है, वो प्योर टॉल है। प्योर टॉल समझते हो, जिसकी प्रीवियस जनरेशन कैसी हो, टॉल हो, है ना। ये बना भी सकते हैं बार बार रिपीटेड क्रॉस करके टॉल वाले, बट अभी के लिए समझो कि आपको जो प्योर टॉल है, इसका मतलब क्या है, हमने एक ऐसा पौधा उगाया, एक ऐसा मटर का पौधा उगाया जो दिखने में, और इसकी प्रीवियस 7 जनरेशन नोन हमें पता होनी चाहिए कि वो टॉल है। ठीक है, इसका हमने क्रॉस करा दिया किसके साथ, एक डॉर्फ वाले के साथ। दिख रहा है, छोटा है ये, थोड़ा और छोटा बनाता दिखे जिससे, ये है ना, ये डॉर्फ वाले के साथ। तो मैंने इसको लिया प्योर डॉर्फ है, इससे मैंने क्रॉस करा दिया। ये तो आप भी कर सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रखा है हमने, पॉलन ग्रेन आएंगे, किसी का भी किसी में गिर जाएगा, कोई मेल फीमेल डिसाइड नहीं है इसमें, है ना। अब यहाँ पे जब मैंने कराया तो क्या आए, बहुत सारे बीज आए, बहुत सारे सीड आए। पहले बीज ही तो आते हैं, सीड थोड़ा ना आ जाते हैं। अब मैंने जब इन बीजों को उगाया, मतलब ऐसे डाला बीजों को, पूरे में 100-200 बीज आए थे, सबको मैंने उगाया। तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, जो सारे बीज उग के 6 महीने में तैयार हुए, मैंने क्या देखा, वो सारे के सारे कैसे दिखने में थे, वो सारे के सारे दिखने में कैसे थे गाइस, टॉल थे। दिखने में सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। ओके, सारे दिखने में टॉल थे, ओके ठीक है, ऑल टॉल लिखते हैं यहाँ पे, ऑल टॉल। अब आप बोलो, अगर मैं आपसे बोलूँ क्या यहाँ पे मैं इनको ये लिख दूँ, ये मेरा प्योर टॉल है, ये मेरा प्योर टॉल लिख दूँ क्या ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आप देखो इसकी प्रीवियस जनरेशन में डॉर्फ आ चुका है। हम किसे बोलेंगे प्योर, जिसकी पिछली 7 जनरेशन में कोई भी मिलावट, कोई भी दूसरा चीज़ ना हो। अगर प्योर टॉल, तो टॉल नहीं होना, मतलब डॉर्फ नहीं होना चाहिए, सिर्फ टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ टॉल है, प्योर टॉल नहीं है ये बचा। ठीक है, बट अब इसमें ऑब्जर्व करो, मेंडल आप एक काम कर रहे हो, आप खुद सोचो ना, फील्ड के ऊपर, भूल जाओ आपको पेपर आने वाले हैं, आप फोकस करो कि आपके सामने प्योर टॉल था, है ना, प्योर टॉल था ये, और आपके साथ प्योर डॉर्फ था। आपने क्रॉस कराया और सारे टॉल आ गए, यानी आपको क्या लग रहा है कि सारा का सारा कंट्रीब्यूशन इसने किया है। इसने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो बेकार ही है, क्योंकि सब लग सेम ही रहे, इसने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा लग रहा है ना। ऐसा मेंडल को भी लगा था उस टाइम पे, लगा होगा, लगना भी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, एक बार और क्रॉस पढ़ाया। ये पेरेंटल जनरेशन थी, लिख देता हूँ यार, पेरेंटल जनरेशन थी ये, है ना, और ये मेरी F1 जनरेशन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या बोल, जनरेशन है, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से,
अब इन्होंने आपस में जो टॉप प्लांट आए हैं इसकी आपस में मैंने क्या कराई, सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या हुई थी, क्रॉस अलग अलग। अब मैंने जब आपस में इसी सेल्फ पॉलिनेशन कराई और ना यहाँ लिख देता हूँ सेल्फ पॉलिनेशन कराई, तो बहुत सारे बीज आएंगे। अब मैंने मान लो कितने बीज आए, मान लो कितने बीज आए, आज 400 बीज आए, है ना, ऐसे ही बीज आते हैं, 400 बीज आए। इन 400 बीजों को ग्रो कराया, है ना, टाइम दिया, और 400 बीज ग्रो हो जाओ भाई, सब ग्रो हो जाओ, टाइम दिया, 6 महीने का टाइम दिया। अब 6 महीने आके लौट के मैंने देखा, 6 महीने बाद मैंने क्या देखा, उन 400 बीज में से 300 बीज, एक सेकंड कलर लेते हैं अलग, कहाँ गया ये रहा, ठीक है, जो 300 बीज थे वो कैसे थे, टॉल थे, और जो 100 बीज थे वो कैसे थे, डॉर्फ थे। यानी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, अरे ये डॉर्फ कैसे आ गया फिर से, यहाँ पे तो कोई डॉर्फ था नहीं, यहाँ कैसे आ गया, है ना, आया कम है लेकिन आया तो है, हाँ मानते हैं थोड़ा कम है। अगर 4 प्लांट होंगे तो 1 डॉर्फ होगा, 3 टॉल होंगे, बट आए तो हैं। एक सेकेंड सिर्फ करते हैं, हाँ आए तो हैं, तो कैसे आए होंगे। तो मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला देयर इज समथिंग। देखो अब आप इसे एनालाइज करो, जब मैंने प्योर टॉल को लिया, क्रॉस कराया प्योर डॉर्फ के साथ, तो सारे के सारे कैसे आए थे, ऑल टॉल। चलो हमने बोला कि सारा कंट्रीब्यूशन इसका है, इसने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब मैंने इसका सेल्फ करा के देखा तो मुझे कुछ डॉर्फ दिखे। अब ये डॉर्फ क्यों आए होंगे, ये डॉर्फ यहाँ पे कैसे आ सकता है, ये डॉर्फ या तो ऐसे आ सकता है या तो ऐसे आ सकता है, पहले इसमें आए और फिर इसमें आए। अब जो ये वाला रास्ता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई कनेक्शन थोड़ा ना है इनका, है ना, मेटिंग इसकी थोड़ा ना हुई है आपस में, तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है, तो ये तो बेकार की बातें हैं, ऐसा तो आएगा नहीं। अब रास्ता बचता है एक ही रास्ता, क्या बचता है, ये वाला, कि यार जो होगा ना वो इस रास्ते से आया होगा, वो इस रास्ते से आया होगा। समझ में आ रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक चैप्टर समझ में आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, भले ही कुछ भी हो, ठीक है। तो इस रास्ते से आया होगा, तो अब समझ में आ रहा है कि इस वाले टाइम पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉल ने कंट्रीब्यूशन किया था, डॉर्फ ने भी करा होगा, और डॉर्फ लेकिन यहाँ पे किया होगा, लेकिन किसी वजह से वो अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, जो कि एक सेकेंड, हाँ, जो कि वो यहाँ पे कर ले रहा है ना, थोड़ा कम मात्रा में कर रहा है बट वो कर ले रहा है। समझ में आ रहा है क्या है, थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि देयर इज़ सम फैक्टर। अब उन्होंने क्या यहाँ पे टर्म दी, एक टर्म मैं अच्छा लेता हूँ, बाबा चेंज नहीं करता हूँ। एक उन्होंने टर्म दी फैक्टर, कि फैक्टर ऐसा होता है ना, आपने CID देखा है, कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो एक्स सुना है ना, एक्स फैक्टर कुछ तो है इसके पीछे, है ना। तो उन्होंने एक टर्म दी फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ जो पेरेंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ जो पेरेंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, उसको क्या बोला, फैक्टर बोला। जिसे हम जानते हैं जीन वगैरह बोलते हैं ना, आज के टाइम पे से जीन बोलते हैं, बट उन्होंने फैक्टर बोला था, है ना, कुछ फैक्टर है। अब मेरी बात समझना, इन्होंने क्या बोला, मेरी बात समझना, बहुत समझने वाली बातें हैं। देखो हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक प्लांट बना होगा तो उसे कितने पेरेंट्स होंगे, 2 पेरेंट्स होंगे सर, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला अगर एक टॉल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो टॉल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं कैपिटल T फैक्टर से, और जो डॉर्फ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं स्मॉल t फैक्टर से, है ना, ये फैक्टर से डिनोट कर रहा हूँ मैं। तो हर एक व्यक्ति में, मान लो एक प्लांट है ये, तो उसके अंदर क्या होंगे आपके, कोई भी 2 फैक्टर होंगे एक साथ। एक फैक्टर मान लो आया है अगर फादर से, तो एक आएगा मदर से। वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करेंगे हमेशा पेयर में। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक प्लांट है वो टॉल है और टॉल केवल कैपिटल T है, ऐसा कभी नहीं होगा। अकेला फैक्टर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके 2 पेरेंट्स हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो अगर एक कैपिटल T यहाँ से आया है तो यहाँ से भी कुछ तो आया होगा, स्मॉल t कैपिटल T वट एवर इट इज़, कुछ तो आया होगा। तो ये बात उन्होंने बोली कि जो आपको हमेशा जो फैक्टर्स मिलेंगे वो पेयर में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, बिकॉज हर किसी के 2 पेरेंट्स होंगे, एक मदर एक फादर। और मैंने आपको बताया कि कोई भी कैरेक्टर हो उसको दोनों लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कुछ बातें यहाँ पे तो जल्दी बता रहा हूँ, वन शॉट की 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बात कुछ बचा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, आगे समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है।
तो अब मैंने क्या बोला, जो मैंने लास्ट इधर पढ़ाया था, इधर ये पढ़ाया था, कहाँ गया, हाँ ये, इसको मैं लेके चलता हूँ लैब के अंदर, इसको दिमाग में रखना। अब यहाँ पे चलते हैं। तो मैंने क्या किया था, प्योर टॉल लिया था, क्या लिया था, प्योर टॉल प्लांट लिया था। अब मैं इसको जीन फैक्टर की फॉर्म में लेके आता हूँ। टॉल है तो कैपिटल टी लिखूँगा, और प्योर है इसका मतलब इसके अंदर स्मॉल टी की कोई भी मिलावट नहीं होगी। प्योर का मतलब यही होता है कि उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। कैपिटल टी लिख दिया। ऐसे प्योर डॉर्फ लिया था, है ना, प्योर डॉर्फ लिया। यहाँ पे क्या बना, कैपिटल टी, स्मॉल टी। आप बोलोगे सर कैपिटल टी क्यों नहीं है यहाँ पे, भाई प्योर है, यहाँ मिलावट नहीं होगी। ये टॉल हैं तो एकदम प्योर वाले टॉल हैं, इनकी प्रीवियस 7 जनरेशन सारी टॉल हैं। समझ में आ रहा है? तो एक सेकंड रुकना, है ना। तो ये सब बताया मैंने आप लोगों को। अब इनके बने होंगे गैमेट बने होंगे। ये कैपिटल टी गैमेट बना एक, ये बना एक गैमेट, ये बना स्मॉल टी, ये बना स्मॉल टी, है ना। दिखने में प्लांट कैसा बना था, ऑब्जर्व करो पिछले वाले पेज में, सारे टॉल, दिखने में प्लांट टॉल बना था। और जब मैं इसको और इसको फ्यूज़ कराऊंगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे एक लॉ दिया, मेंडल ने एक लॉ, देखो पेपर में आप भी 10th क्लास में ही हो, इतना ऊपर नहीं पूछेंगे, इतना नीट वगैरह एग्ज़ाम वगैरह नहीं निकालना कॉम्पिटिटिव, तो आपको कॉन्सेप्चुअल जाना है। बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे हर चीज़ बतानी है आपको। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको एक क्रॉस समझ में आ रहा है, कहीं भी समझ में आ रहा है, वो ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सारे, अभी कराएंगे क्वेश्चन सारे बनेंगे, ठीक है, बट समझना ज़रूरी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, बट अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस कौन कर पा रहा है, कैपिटल टी। स्मॉल टी आया तो है बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से एक टर्म दी थी, यहाँ से एक लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे बताऊंगा क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट याद करो लॉ ऑफ डोमिनेंस कब दिया गया है, मोनोहाइब्रिड के F1 जनरेशन में दिया गया है। अभी क्या होता है अभी देखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं F2 जनरेशन में जाऊँ, तो मतलब इसकी सेल्फिंग करूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फ होंगे आपस में, बनाओ गैमेट इसके, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बना, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बना। अब लगाओ इस, ये और ये मिला तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, ये और ये मिला तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये और ये मिलेगा तो स्मॉल टी। और दिखने में प्लांट कैसे थे, 3:1। अगर 300 टॉल थे तो एक डॉर्फ था, तो ये वाला क्या है, डॉर्फ बनेगा, और ये बन गए टॉल, तो वही रेशो है। वो मैं 300-400 दिखाया था, कुछ बताया था, वो रेशो नहीं था। रेशो क्या होगा, 300 टॉल थे और 10 डॉर्फ थे, 100 डॉर्फ थे, तो रेशो कितना आ गया, 3:1, ठीक है। तो वही बात चल रही है यहाँ पे। तो इस लॉ से, यहाँ पे भी एक लॉ दिया उन्होंने, बात करते हैं। यहाँ पे एक लॉ दिया, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। सुनते रहो, बात सब कुछ क्लियर हो जाएगी। लगता थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, मुझे भी लग रहा है ना, बिकॉज फर्स्ट टाइम हो रहा है चैप्टर में, ऐसे पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा बंद कमरे में थोड़ा बहुत, ठीक है। बट अभी समझो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं। बहुत कुछ वैसा होता है कि एक बार अगर थोड़ा सपोर्ट समझ में आती तो नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं चीज़ों को। बट अभी भी अगर आपको ना आए तो मैं डाउट क्लास लेता हूँ ना जूम पे आप लोगों की, ऑफलाइन वाले बच्चों की, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। बट आई बस सुनते रहो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस कब दिया गया, मोनोहाइब्रिड के F1 जनरेशन में, और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कब दिया गया, मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन में। ये 2 लॉ दिए गए, ठीक है, ये 2 लॉ दिए गए। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे कुछ चीज़ समझाता हूँ, फिर इन लॉ को समझाता हूँ। एक चीज़ होती है आपकी होमोजाइगस माने क्या होंगे, जो आपके दोनों सेट होंगे, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी दोनों सेम होंगे। इससे पहले एक फॉर्म आती है, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। कैपिटल टी सेम है, स्मॉल टी ये सेम है, उसे बोलोगे होमोजाइगस। ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी डिसिमिलर ऑफ अलील, अभी बताऊँगा अलील क्या होता है, इसे क्या बोलोगे आप, हेटेरोजाइगस, ठीक है, हेटेरोजाइगस। तो ये हो गया हेटेरोजाइगस, और ये दोनों क्या हो गए, होमोजाइगस।
जायगस। ठीक है, ये दो बातें हो गई, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं अलील। अलील कुछ नहीं होता है, एक ही जीन का अल्टरनेट फॉर्म, है ना, स्लाइटली आ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन। एक ही जीन का डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि मैं बोलूँ एक जीन है मेरे पास कैपिटल टी, किस चीज़ का, ये हाइट का, कौन सी हाइट का, टॉल का। और स्मॉल टी ये किसका, ये भी तो हाइट का जीन है ना, एक सेकेंड, ये भी तो जीन हाइट का है ना, तो आप क्या बोलोगे, ये किसका है, डॉर्फ का। ये दोनों जीन किस चीज़ के हैं, हाइट के हैं। तो जीन किस चीज़ का है, ये हाइट का, लेकिन दोनों की फॉर्म अलग अलग है, एक हाइट टॉल वाला है, एक हाइट डॉर्फ वाला है। तो ये आपस में क्या होंगे, अलील। जैसे कि कैपिटल टी का अलील क्या होगा, स्मॉल टी। एक टॉल है तो एक डॉर्फ है, एक दूसरे की फॉर्म अलग है, एक दूसरे की फॉर्म अलग है। ठीक है, एक अगर स्मॉल टी का अलील क्या होगा, कैपिटल टी, एक दूसरे की फॉर्म अलग है, उसे बोलते हैं यहाँ ये। ठीक है, चलो थोड़ा सा समराइज़ करूँगा मैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दो रेशो आते हैं आपके, गाइस समझना बात को। एक आता है आपका फिनोटिपिक रेशो, है ना, टिपिक रेशो, फिनोटाइप रेशो ऐसे बोल दो। एक होता है आपका जीनोटाइप रेशो। ठीक है, फिनोटाइप रेशो, जीनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो में क्या होता है, जैसा आपको प्लांट दिख रहा है उसकी फिजिकल अपीयरेंस, कि कितने टॉल आए हैं, कितने डॉर्फ आए हैं, वो बताना, उसे बोलेंगे फिजिकल अपीयरेंस। और जीन मतलब उसके कैपिटल टी स्मॉल टी जेनेटिक मेकअप कैसा है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसे बता पाना क्या होता है, जीनोटिपिक रेशो। चलो समझो ना, एग्जाम्पल समझना। थोड़ा सा मैंने स्पीड तेज़ कर दी बिकॉज टाइम ज़्यादा हो रहा है और बिना मतलब आपको ये पेपर आ रहा है, बिना मतलब इतनी बकवास बातें नहीं सुनो। ठीक है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है। अभी वैसा हो जाएगा ना, एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ गया हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने पूरा क्रॉस कर दिखाता हूँ यहाँ पे, छोटा छोटा कैपिटल लिया था, स्मॉल टी बना, यहाँ से गेम बना कैपिटल टी, यहाँ से बना स्मॉल टी, ये दोनों मिले थे तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। प्लांट दिखने में कैसा था, टॉल था। फिर जब मैंने सेल्फिंग कराई इसकी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी से कराई, तो गैमिट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना गैमिट, एक बना ये। जब ये आपस में मिले तो टॉल, है ना, एक सेकेंड, कैपिटल टी दिखने में कैसा था, टॉल था। ये और ये मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये मिले तो स्मॉल टी। ये भी दिखने में टॉल था, ये भी दिखने में टॉल था, और ये भी दिखने में ये डॉर्फ था। समझ में आ रहा है, ये पूरा क्रॉस था। जल्दी में समराइज़ कर दिया। अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपसे, क्वेश्चन करूँ कि मुझे बताओ F2 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है, ये तो पेरेंटल जनरेशन है। ठीक है, F2 जनरेशन में बताओ फिनोटिपिक रेशो क्या था, फिनोटाइप का रेशो क्या था। फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल तो दो ही हैं, या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट डॉर्फ होगा। तो टॉल कितने हैं आपके, 1 2 3 रेशो 1, 3:1, तो ये रेशो निकल के आ गया फिनोटिपिक रेशो। एक आता है आपका जीनोटिपिक रेशो, जीनोटाइप रेशो। तो इसमें आप बोलोगे जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो कितने वैरायटी हैं, कैपिटल टी एक वैरायटी है, और दूसरी वैरायटी कोई है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक वैरायटी ये है, और एक स्मॉल टी एक वैरायटी ये है। तो 1:2:1 ये एक वैरायटी हो गई। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ये बातें मैं तो आराम से पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, आप लोगों को ये चीज़ें क्लिक कर रही होंगी, मुझे पता है। ठीक है, फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, ये दो बातें आपको F1 जनरेशन, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मोनोहाइब्रिड से क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उसमें से कुछ बातें ये हैं। और क्या पता होना चाहिए, 2 लॉ पता होना चाहिए। अब बातें लॉ के ऊपर। तो पहला लॉ क्या बोलता है आपसे, मेरी बात समझो, कहीं पे कुछ वो हाइलाइटर वाला है क्या, नहीं है शायद, पता नहीं, होगा भी तो पता नहीं कैसा आएगा। चलो अभी के लिए बताता हूँ, मैं पेन इस्तेमाल करता हूँ, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ बस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलेगा गाइज आपसे, पहला लॉ दिया है किसने, मेंडल ने लॉ दिया था। पहला लॉ कब दिया था, मोनोहाइब्रिड के F1 जनरेशन में। उन्होंने क्या बोला था गाइज इसमें, मेरी बात सुनना ध्यान से, उन्होंने क्या बोला था इसमें कि इन अ डिसिमिलर पेयर जब होगा ऐसा, मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो होगा डोमिनेंट। जैसे कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया टॉल, तो वो कैपिटल टी क्या होगा, डोमिनेंट। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसे क्या बोलेंगे, रेसेसिव।
तो ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रेसेसिव। एक बार मैं नहीं बताऊंगा, बार बताऊंगा, रुक जाओ, सुनो आराम से। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या बताया था कि आपका इन डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील, यानी कि अगर कैपिटल टी है स्मॉल टी है, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो उस टाइम पे इनमें से कोई एक अलील, कोई भी एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो ही डोमिनेंट कहलाएगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा उस टाइम पे छुपा रह जाएगा, वो रेसेसिव हो जाएगा। तो एक्सप्रेस किसने किया था? टॉल दिख, प्लांट दिख कैसे रहा था? टॉल दिख रहा था, देखने में तो टॉल दिख रहा था ना। तो कैपिटल टी मेरा क्या है? टॉल है, तो वो डोमिनेंट हो गया, और स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव है। अब चलो 2-3 बार एक बार रिपीट करते हैं इसको, ठीक है। देखो, अगर मैंने बोला आपसे, कैसे बताऊँ ये चीज़, कैप स्मॉल टी, तो प्लांट कैसा दिखेगा आपको? आप बोलोगे डॉर्फ। इसमें क्या ही बात है, दोनों ही छोटे बना रहे हैं, तो भाई कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैंने बोला कैपिटल टी, अब बताओ, आप बोलोगे अरे टॉल बने, कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी, अब बताओ, आप बोलोगे अरे कैपिटल टी टॉल वाला भी है, स्मॉल टी ड्रॉप वाला भी है। अब जो निकल के आया, मान लो टॉल निकल के आया, अब वो राजा, अब वो शक्तिशाली है ना, जो अपने आप को एक विपक्षी के सामने भी एक्सप्रेस कर दे और उसे दबा दे, वो डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका ये बोलता है, इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन व्हेन अ डिसिमिलर पेयर अलील जो भी होता है हेट्रोजाइगस में, उसमें एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट कहलाता है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो रेसेसिव कहलाता है, ठीक है। अब मैंने लिखा, एक जगह ऐसे लिखा मैंने, एक टॉल प्लांट है ना, वो क्या है आपका? हेट्रोजाइगस टॉल है। कैसा है? हेट्रोजाइगस टॉल है। कैसा टॉल है? हेट्रोजाइगस टॉल है। अब टॉल होने के 2 रास्ते हैं, या तो कैपिटल टी टॉल होता है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होता है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहेगा हेट्रोजाइगस टॉल है, तो आप क्या समझोगे? हेट्रोजाइगस कौन है इनमें से? ये वाला। हेट्रो समझते हो ना, पढ़ाया तो था थोड़ी देर पहले। यहाँ देखो, ये देखो, है ना, हेट्रोजाइगस ये होता है, ये आप देखो डिसिमिलर। तो वही बात है कि आपसे मैंने बोला हेट्रोजाइगस टॉल है तो ये, और होमोजाइगस टॉल है तो ये। दिखने में दोनों ही टॉल दिखेंगे, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल होगा, ये हेट्रोजाइगस टॉल होगा। ये बातें क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट समझ में आएगी आप लोगों को। जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे ना, आपको बताएंगे नहीं कि कौन सा वाला टॉल है, ये वाला टॉल है या ये वाला टॉल है। वो सिंपल बोल देंगे टॉल है, हेट्रोजाइगस या फिर होमोजाइगस टॉल है। आप बोलोगे टॉल तो दोनों होते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ में आएगी होमोजाइगस की और हेट्रोजाइगस की, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई यहाँ पे। अब चलो, तो मोनोहाइब्रिड, और एक आता है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क्या बोलता है? देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी रहते साथ साथ है ना, लेकिन जब गैमेट बनने की बारी आई तो कितने अलग हो गए? कैपिटल टी एकदम अलग, स्मॉल टी एकदम अलग। यानी आप लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में लिखोगे कि नो ब्लेंडिंग अकर, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। वो अलील एक साथ रहेंगे बट कभी ब्लेंड नहीं करेंगे, मिलावट नहीं होगी। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन यानी कि अलग अलग एकदम हट जाएंगे। प्योरिटी, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटीज ऑफ। समझ में आ रहा है क्या? कितनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, सच में इंपॉर्टेंट है यार ये। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में लिख क्या होगा ना, ब्लेंडिंग नहीं होती तो आपको नंबर मिलेंगे। और फील तो ले ही लिया ना, देखो एकदम कैपिटल टी स्मॉल टी एकदम अलग हो गए, रहते साथ हैं लेकिन जब अलग होने की बारी है तो अलग हो गए, एकदम अलग। कैपिटल टी एकदम अलग, स्मॉल टी एकदम अलग, क्योंकि आपस में ब्लेंडिंग नहीं होती है, ठीक है। चलो, है ना। तो आपने क्या सीखा मोनोहाइब्रिड से? आपने ये चीज़ टेक अवे लोगे, ये टेक अवे लोगे और ये टेक अवे लोगे। इसे बनाना आना चाहिए आपको, ना केवल हाइट से, बाकी कोई भी दे देंगे सिंबल वगैरह, ठीक है ना। और आपको क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका टेक अवे होना चाहिए यहाँ से। लॉ ऑफ डोमिनेंस आना चाहिए, लिख के देखना। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन पता होना चाहिए, है ना, सिग्रीगेशन पता होना चाहिए। और यहाँ से मैंने कुछ बातें यहाँ बताई आपको। होमोजाइगस क्या होता है ना, होमोजाइगस क्या होता है, आपका हेटेरोजाइगस क्या होता है ना। ये कुछ बातें पता होनी चाहिए, ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए थे, पनिट ने कुछ, मतलब साइंटिस्ट के मैथमेटिशियन थे पनिट, तो पनिट ने कुछ बताया चीज़ों को आसान करने के लिए। पनिट स्क्वायर समझ लो, काम आएगा डाइहाइब्रिड में, समझ लो काम आएगा। पनिट स्क्वायर, उन्होंने क्या बोला था, सिंपल जो समझाता हूँ आपको,
ये मान लो इधर मेल है जिसके पास ऐसे गैमेट है, कैपिटल मतलब ऐसा जीन सेटअप है, कैपिटल टी। ये फीमेल है जिसके पास है स्मॉल टी। ये मेल ने गैमेट बनाए, कैसे बने गैमेट, कैपिटल टी, और फीमेल ने बनाए गैमेट स्मॉल टी। आगे जगह है कि नहीं, आगे जगह नहीं है, चलो यहीं समझाता हूँ, ठीक है। स्मॉल टी। अभी हम क्या कर रहे थे, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, बन जाएगा। ये चीज़ें आसान कब तक हैं, जब तक हम मोनो हाइब्रिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही चीज़ है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे डाई हाइब्रिड वगैरह में और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें और मुश्किल होने लगती हैं। तो उस टाइम पे ऐसे मिलाने से चीज़ें ख़राब दिखती हैं। तो पनिट ने क्या बताया, एक मैथमेटिशियन ने क्या बताया कि आप एक स्क्वायर बनाइए और उसमें कितने स्क्वायर बनाइए, जैसे यहाँ पे कितने गैमेट हैं 2 और यहाँ पे कितने गैमेट हैं 2, इनकी मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 गैमेट इस साइड हैं और 2 गैमेट इस साइड हैं तो 2 × 2 कितने स्क्वायर बनाइए, 4 स्क्वायर बनाइए। ये बातें बहुत किताब में लिखी लेकिन पता होना चाहिए। 4, तो यहाँ पे 4 डब्बे बनाइए। ऐसे कैसे करा, मेल गैमेट मल्टीप्लाई बाय फीमेल गैमेट, और ऊपर की तरफ रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ रख दिया मैंने मेल गैमेट, कौन कौन सा, कैपिटल टी एक डब्बे के ऊपर और एक डब्बे के ऊपर दूसरा मेल गैमेट, और नीचे की तरफ दी फीमेल गैमेट स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब तो गेम है, इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको मिलाओगे तो यहाँ लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बनेगा हर जगह। समझ में आ रहा है। तो बहुत छोटे लेवल में बताया, आप बोलोगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब डाई हाइब्रिड पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यस इंपॉर्टेंस तो है, ठीक है। तो अभी आपको बताता हूँ मैं डाई हाइब्रिड में, ठीक है। चलिए अब एक बार इससे कर देते हैं ऐसे, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। इसको मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली जीन सेटअप से समझाता हूँ, या नहीं, चलो नहीं समझाता हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब इसमें क्या होगा, मैं देखो मोनो हाइब्रिड में क्या कर रहा था, एक कैरेक्टर की स्टडी एक टाइम पे कर रहा था। अब डाई हाइब्रिड में क्या करूँगा, 2 चीज़ों की स्टडी, 2 चीज़ों को एक साथ देखूँगा। थोड़ा सा लेवल मुश्किल, 2 कैरेक्टर की स्टडी, स्पेलिंग वगैरह मत देखना बिकॉज जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जानता हूँ गलत लिखा है बट ठीक है। 2 कैरेक्टर की स्टडी एट अ टाइम, ठीक है, 2 चीज़ों की स्टडी। तो उन्होंने क्या लिया, पेरेंटल जनरेशन ली। उसमें उन्होंने क्या लिया, एक ऐसा बीज लिया जो दिखने में येलो है और राउंड है। तो 2 चीज़ें हो रही हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, देखो बना रहा हूँ, क्या है, दिखने में कैसा लग रहा है आपको, राउंड एंड येलो, तो कलर भी आ गई और शेप भी आ गई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो ये बीज राउंड सीड है, ये सही नहीं है पेन, राउंड सीड है, दिख भी रहा है आपको, और रिंकल्ड सॉरी यार, येलो उसका कलर है, येलो सीड है, ठीक है। ये 2 बातें एक ही उसमें दिख रही हैं आपको, बता 2 कैरेक्टर एक साथ देखना है। इसको मैंने क्रॉस कराया किसके साथ, इसके साथ, ग्रीन एंड रिंकल्ड लिख देता हूँ जल्दी, ग्रीन एंड रिंकल्ड, है ना। येलो का उल्टा क्या है यहाँ पे, ग्रीन, और राउंड का उल्टा क्या है, रिंकल्ड। तो एकदम अपोजिट फॉर्म से क्रॉस कराया, और दोनों कैसे हैं, प्योर। अब प्योर का मतलब मुझसे मत पूछना, बता चुका हूँ काफ़ी बार, आप भी ट्राई करो बताने का, ना बता पाओ तो पूछो मुझसे बाद में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जब क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन आई वो कैसी आई दिखने में, राउंड आई और येलो आई, मतलब उसका बीज शेप वाइज राउंड था और दिखने में येलो था। इसका मतलब वही बातें हो गई रिपीट कि ये वाले क्या होंगे, डोमिनेंट। अब तो डोमिनेंट बोल सकता हूँ ना मैं, कि राउंड वाला जो ट्रेट होगा, जो जीन होगा, वो डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, रिंकल्ड वाले के, और येलो वाला डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, ग्रीन वाले के। जब भी तो यहाँ पर आए, ठीक है। और जब मैंने इन्हें फर्दर क्रॉस कराया तो हर एक पॉसिबिलिटी बनी, कुछ बने आपके राउंड येलो, कुछ बने आपके राउंड ग्रीन, कुछ बने आपके रिंकल्ड येलो, कुछ बने आपके रिंकल्ड ग्रीन। सारी पॉसिबिलिटी बनी यहाँ पे, कम ज़्यादा बनेंगी बताऊँगा आपको, बट सब बनी यहाँ पे राउंड रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे। अब इसको लेके चलते हैं हम लोग कहाँ, जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, गैमेट के फॉर्म में। चलो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कैपिटल R होगा वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड के लिए, और जो स्मॉल r है
वो किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंकल्ड के लिए, है ना। और जो कैपिटल वाई है वो येलो के लिए, और जो स्मॉल वाई है वो ग्रीन के लिए, ठीक है। ये कुछ डिनोशन हो गए। अब मैंने क्या बोला था, पेरेंटल जनरेशन, देखो यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन, राउंड सीड कैसा, प्योर, यानी कि कैपिटल आर प्योर है ना, तो सेम रहेंगे, ठीक है। और येलो वाला ही प्योर है तो कैपिटल वाई, ठीक है। ठीक है, इसे क्रॉस करा दिया रिंकल्ड वाले से, स्मॉल आर स्मॉल वाई, बनाओ गैमेट। तो एक गैमेट में पेयर का केवल एक हिस्सा आएगा, तो आर से आर आ गया, वाई से वाई आ गया, एक तो ये बन गया सेट। दूसरा बन सकता है कुछ अलग सा, नहीं रिपीट बनेंगे, क्या फ़ायदा वो करने का। यहाँ पे क्या बनेगा, आर वाई, इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, आप बोलोगे नहीं। अब इसे मिला दो, क्या बनेगा बताओ, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और दिखने में कैसा था, आप देख चुके हो ऊपर, राउंड और येलो, बिकॉज ये डोमिनेंट है, कैपिटल वाले डोमिनेंट ही होते हैं अगर आप समझना चाहो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, सेल्फिंग। तो जब मैंने इससे करी क्या, सेल्फिंग, ये तो बताओ यहाँ कितने गैमेट बनेंगे। एक केस बन सकता है, आप बोलो कैपिटल आर ये बन सकता है एक, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकता है क्या, हाँ बिल्कुल। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या ये बन सकता है क्या, हाँ बिल्कुल। चौथी पॉसिबिलिटी क्या ये बन सकता है, हाँ बिल्कुल। एक फॉर्मूला भी होता है इसका, बट मैं अब नहीं बताऊंगा, मैंने पहले क्लियर बता रखा है, अब एग्जाम से पहले बिल्कुल नहीं बताऊंगा फॉर्मूला, है ना। 2 की पावर n टाइप का फॉर्मूला होता है, उसको आपको आता है तो आ चुका होगा, अदरवाइज़ अब पेपर से पहले तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये गैमेट बने यहाँ पे। अब यहाँ पे भी ऐसे ही बनेंगे, बिकॉज सेम है, तो लिख दो, जल्दी लिख देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीज़ अपने हाथ से नहीं करोगे तो कोई भी टीचर आगे पढ़ा दे, कितनी बार पढ़ा दे, नहीं बना पाओगे, है ना, नहीं बना पाओ, अपने हाथ से करना ही पड़ेगा। ये गैमेट बने। अब पनिट ने क्या बताया था बताओ, पनिट ने बोला था कि मेल गैमेट मल्टीप्लाई बाय फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट 4 थे, याद करो, देखो पीछे वाले पेज में, चलो हाँ ये देखो कितने गैमेट हैं, 1 2 3 4, तो 4 इधर है, इधर कितने फीमेल गैमेट कितने, 1 2 3 4, तो 4 × 4 16। तो कितने बनेंगे स्क्वायर, 16 बनेंगे छोटे वाले, 1 2 3 लाइन इधर, 1 2 3 लाइन इधर लिख दो मेल वाले ऊपर, कोई भी मेल कोई भी फीमेल मान लो, है ना। तो यहाँ लिखो कैपिटल आर, ये बना एक, ये बना एक, ये बना एक, और ये बना एक, यही तो बने थे, देख चेक कर लेना, यही बने होंगे। ये बना एक, ये बना एक, और ये बना एक। अब देखो इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, आर आर वाई वाई। इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ लिखोगे ना इसका वाला, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो कितना आसान हो गया, मैं सब लिख के नहीं दिखा रहा, आप लोग अगर चाहो तो इस वाले पॉइंट पे मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताना, मैं समझ जाऊँगा कि आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जीन का सेटअप कैसा हो। कमेंट करके बताना यहाँ वाला, ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, कैसे भी करके कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ वाला बता देना मुझको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक लॉ आता है, लॉ क्या आता है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो एक चीज़, इस वाले हिस्से पे ऑब्जर्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करना। वाइट वाला का है, हाँ ये। अब देखो बात समझो, राउंड किसके साथ है, येलो के साथ है ना। ग्रीन किसके साथ है, रिंकल्ड के साथ है, मतलब रिंकल्ड वाला ग्रीन के साथ है और राउंड वाला येलो के साथ है, ठीक है। यहाँ पे देखो राउंड वाला येलो के साथ है, बट F2 जनरेशन में देखो डाई हाइब्रिड की, राउंड वाला येलो के साथ भी है, राउंड वाला ग्रीन के साथ भी है, और रिंकल वाला येलो के साथ भी है, और रिंकल वाला ग्रीन के साथ भी है। तो यहाँ से मैंडल ने एक लॉ दिया था, इसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या लॉ बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राउंड वाला राउंड है तो येलो होना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि येलो है तो आपको राउंड होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ग्रीन है तो रिंकल्ड होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बीज आपका राउंड होके भी येलो हो सकता है और राउंड होके ग्रीन भी हो सकता है, येलो होके रिंकल्ड भी हो सकता है और ग्रीन होके रिंकल्ड भी हो सकता है। देयर ऑल पॉसिबिलिटीज़, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, एक्सेप्शन होता है लिंकेज वगैरह, बट अभी के लिए आप समझो देयर इज़ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं सारे, एक आज़ाद हैं। तो ये हो गया आपका लॉ, ठीक है, समझ में आया होगा आई होप, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का, मैं वो जो बताता हूँ, आ जाओ। एक बनते हैं आपके क्या, जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो जब मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता था रेगुलर क्लासेस में, जिसमें मैं काफ़ी लेक्चर लेता था इस चैप्टर के, तो उस तरीके से नहीं बता रहा मैं अभी डायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, याद कर लो, बिकॉज समझने वाला टाइम अगर आपको आता होगा तो आता होगा, बट अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसे करो। जीनोटिपिक क्या होते हैं, 9:3:1 है ना, सॉरी सर, ठीक है 9 ये थोड़ा गलत बता दिया, जीनोटिपिक नहीं होगा, फिनोटिपिक रेशो है ना, फिनोटिपिक रेशो। तो 9 कैसे होंगे मेरे, दिखने में राउंड और येलो। 3 कैसे होंगे मेरे, दिखने में राउंड और ग्रीन। और यहाँ पे रिंकल्ड और क्या हो जाएगा आपको, 9:3 राउंड येलो हो गया, राउंड ग्रीन हो गया, रिंकल्ड और क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन। रिंकल्ड और ग्रीन क्यों होगा, रिंकल्ड एंड येलो होगा, रिंकल्ड एंड येलो है ना। और लास्ट में जो एक है वो क्या है, रिंकल्ड भी और आपका क्या बोलते ग्रीन भी। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ अब याद कर लो ये रेशो। अदरवाइज मैं पढ़ा था 3:1 की पावर 2 सॉल्व करो, मोनो हाइब्रिड का स्क्वायर करो, बन जाएगा वही, वो चीज़ें गई हैं अब, टाइम गया वो। ठीक है, अभी आपको एज इट इज़ याद करना है। और जीनोटिपिक वाला याद करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लिख देता हूँ 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। बड़े प्यार समझाया था, पढ़ा रहा था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, बट अभी एग्ज़ाम से कुछ 10 दिन पहले मुझे लगता नहीं कि जो वो बातें आप करनी चाहिए आपके साथ। ठीक है, हाँ, तो आपके डाई हाइब्रिड से क्या क्या टेक अवे होंगे वो लिख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन मैं करूंगा, आप लोग देखना, देन आप भी कुछ क्वेश्चंस करना अपने एंड पे। वाइट कलर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से डाई हाइब्रिड से आप पहला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लेके गए हो, ये आना चाहिए आपको। साथ ही साथ आपको ये क्रॉस करना आना चाहिए। ये क्रॉस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि दो चीज़ें दिख रही होती हैं, तो क्रॉस 2-3 बार हाथों से नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैं साफ बोल रहा हूँ आपसे, कितना ही बार पढ़ा लूँ मैं, कैसे भी कर लूँ मैं, अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, गलत करो फिर पूछो फिर तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, मुझे गलत दिखाना कि ये यहाँ गलती हुई तो सही कर दूँगा मैं, उसको सही करवा दूँगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज़ क्रॉस हो गया, नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्रॉस हो गया। आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशो आ जाए, ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पनिट भी सॉल्व करना आना चाहिए, पनिट स्क्वायर सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं जो आपको डाई हाइब्रिड में आनी ही चाहिए। ठीक है, बैटरी लो हो गई क्या, हाँ ठीक है, बैटरी चल गई, एक सेकेंड। ठीक है गाइस, तो हमने डाई हाइब्रिड में ये पढ़ा, थोड़ा पॉज लिया मैंने बिकॉज मेरी बैटरी लो हो गई थी डिवाइस की, तो चार्ज कर रहा था, है ना। तो हमने क्या पढ़ा गाइस, मोनो हाइब्रिड पढ़ा, हमने डाई हाइब्रिड पढ़ा। अगर मैं एक पेज में दोनों को समराइज़ करूं, एंड प्लीज़ वो आप भी हाथ से अपने करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। आप लिखोगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो अगर मैं इधर मोनो हाइब्रिड लिख दूँ, इधर मैं डाई हाइब्रिड लिख देता हूँ। दोनों की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता तो ठीक है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड में आप क्या बोलोगे, मोनो हाइब्रिड में अगर मैं टॉल वाला दिखाऊं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्रॉस कर गैमेट बना, ये बना गैमेट, ये फ्यूज़ करा, दिखने में प्लांट टॉल था, इसका सेल्फ करा था, है ना, सेल्फ किया था, तो गैमेट कुछ ऐसे बने थे। ठीक है, जब इसका ऐसे करके कराया गया, पनिट वाला मेथड कर लेते हैं, चलो पनिट वाला कर लेते हैं, है ना। इधर करा ऐसे, जो मैं कर रहा हूँ अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो फिर बहुत दिक्कत है। स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये ऐसे 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 ये करना आना चाहिए सबको, है ना। कितना आपसे मैं पूछूंगा जीनोटिपिक रेशो कितना आया था, तो निकल के आना चाहिए आंसर 1:2:1, है ना। कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। और फिनोटिपिक पूछूंगा तो ये याद होना चाहिए, समझ में आ गया, वेरी गुड, याद भी होना चाहिए कितना, 3:1, 3 टॉल और 1 डॉर्फ, ये F2 जनरेशन का हो गया। ठीक है, और अगर मैं बोलूँगा आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, इसमें आना चाहिए आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस,
और क्या आना चाहिए इसमें, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन आना चाहिए आपको, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन आना चाहिए, ठीक है। ये 2 लॉ हो गए, आपको ये आने चाहिए। प्लस अगर मैं आपसे जनरल पूछता हूँ कि मैंने लिखा होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, वो कौन सा वाला टॉल है, कैपिटल टी वाला। अगर मैंने बोला आपसे हेटेरोजाइगस टॉल, तो आप कौन सा वाला टॉल समझोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, है ना, समझ में आता है, ठीक है। और आपको और क्या हो सकता है इसमें, है ना, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ ये कुछ बातें थी जो पता होनी चाहिए। ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब पता है ना कि एक क्रॉस की स्टडी करेंगे एक टाइम पे, ठीक है। अब आते हैं हम इसके ऊपर डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, कलर चेंज करते हैं। डाई हाइब्रिड में हम 2 चीज़ें एक साथ लेंगे, तो राउंड एंड येलो पीच, है ना, राउंड दिखने में राउंड और येलो, है ना, और राउंड क्या नाम है, ग्रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। क्रॉस कराया था, एक बना ये गैमेट, इसके अलावा तो कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है नहीं। पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा चमक रहा होगा आपको, ठीक है, सॉरी हटाओ, है ना। आर वाई इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये दिखने में कैसा होगा, राउंड और येलो। इसके आगे क्या करा था हमने, कैपिटल आर, इसका सेकंड क्रॉस स्मॉल वाई, ठीक है। गैमेट बने, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ऐसी सेम यहाँ बनेंगे 4, लिख लोगे। और फिर पनेट स्क्वायर बनाओगे और यहाँ पे ये वाले गैमेट लिखोगे, यहाँ पे ये वाले गैमेट लिखोगे। और डब्बे कितने बनाओगे, 4 × 4 16 आना चाहिए। इसकी गैमेट मेल गैमेट मल्टीप्लाई बाय फीमेल गैमेट, ठीक है। अब यहाँ से क्या टेक अवे लेके निकलोगे आप, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। ये एक टेक अवे लेके निकलोगे आप। ये आपको पता होना चाहिए कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये बात हो गई। और आपको यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा आपसे क्या याद कर लो, फिनोटिपिक रेशो याद कर लो, वो तो याद होना चाहिए। क्या था, 9:3:1, ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बातें पता होंगी तो मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ गया है, ठीक है। बट आपको याद भी होना चाहिए हर चीज़। जीनोटिपिक रेशो तरीका होता है निकालने का, वो भी निकाल सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, बट इतना टाइम नहीं होता पेपर में। आपको टू द पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं यार, कुछ इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ 4-5-6 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस लगा लेते हैं मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड के ऊपर। ये क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं। उसके बाद कुछ 2 टॉपिक रह गए हैं, जैसे ट्रेड कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो, और एक सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, वो 2 टॉपिक रह गए छोटे छोटे से, उनके बारे में डिस्कस और कर लेंगे। फिर आपका चैप्टर हेरिडिटी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं क्या क्या पूछा है, कैसे हमें इसको एनालाइज करना है, ठीक है। तो लिखा है एक ग्रीन स्टैम्ड, मतलब कि हरी स्टैम है, रोज प्लांट डिनोटेड बाय जी, कैपिटल जी समझते हो कि डोमिनेंट होगा। ये ग्रीन वाला क्या डोमिनेंट है। वो उसे क्रॉस करा मैंने ब्राउन वाले के साथ, जिसे दिखा रहा हूँ मैं स्मॉल जी। आर अलाउड टू क्रॉस इट, मतलब कि कैपिटल जी जो कि ग्रीन है, उसे मैंने क्रॉस कराया स्मॉल जी जो कि ब्राउन है। ये ग्रीन है और ये ब्राउन है, ठीक है, ये ब्राउन है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, कलर ऑफ अ स्टैम इन द F1 जनरेशन। अच्छा, F1 जनरेशन में क्या कलर बनेगा, तो यहाँ से गैमेट बनेगा कैपिटल जी, यहाँ से बनेगा स्मॉल जी, फ्यूज़ करेंगे क्या बनेगा, कैपिटल जी स्मॉल जी, ये बना। और दिखने में प्लांट कैसा होगा सोचो, F1 जनरेशन में डोमिनेंट कौन है इनमें से, कैपिटल वाला, तो ग्रीन। तो F1 जनरेशन में स्टेम कैसा दिखेगा आपको, ग्रीन दिखेगा। तो इसका आंसर क्या होगा गाइज, ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट होगा, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ अ ब्राउन स्टीन प्लांट इन F2 जनरेशन इफ़ द प्लांट इज सेल्फ। अगर अब बोल रहे हैं F2 में क्या होगा अगर इसको मैं सेल्फ करूँगा, यानी कैपिटल जी स्मॉल जी क्रॉसेज विथ कैपिटल जी स्मॉल, इसे सेल्फ बोलेंगे। तो यहाँ बनेंगे 2 गैमेट, यहाँ बनेंगे 2 टाइप के गैमेट। अब इन्हें फ्यूज़ कराएंगे तो एक बनेगा ये वाला, ऐसे ना करके चलो पनेट वाला कर लेते हैं, है ना। 4 डब्बे बनेंगे, 2 × 2 4, है ना। इधर लिख दो कैपिटल जी स्मॉल जी, इधर भी लिख दो कैपिटल जी स्मॉल जी, सेम है ना दोनों तरफ, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अब देखो क्या क्या होगा,
ये दिखने में कैसा होगा, ग्रीन, ये दिखने में कैसा होगा, ग्रीन, क्योंकि कैपिटल जी डोमिनेंट है, ये भी ग्रीन, और एक कैसा होगा, ब्राउन, एक कैसा होगा, ब्राउन। तो आप बोलोगे कितने ब्राउन हैं, 4 में से 1, यानी कि 25%, यानी और या फिर 1/4, कुछ भी बोल दो, 25% क्या ब्राउन है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, परसेंटेज पूछी गई है तो 25%। ठीक है, अब आते हैं रेशो ऑफ कैपिटल जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी। अच्छा, मतलब कैपिटल जी कितने हैं डिवाइड बाय कैपिटल जी स्मॉल जी कितने हैं। तो ये कितना है, कैपिटल जी 1 है और ये कितने हैं, 2 हैं। F2 जनरेशन कितना निकल के आया, रेशो 1:2, 1 यहाँ लिख लो आंसर 1:2। ठीक है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो इस फाइंडिंग से हमें क्या कंक्लूजन मिलते हैं, वही आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ये कंक्लूजन होंगे आपके। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस डिसिमिलर वाले देखा ना आपने, कैपिटल जी स्मॉल जी जब भी एक आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक डोमिनेंट कर जाता है और एक रेसेसिव रहता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखोगे यहाँ पे, और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। हमेशा क्वेश्चन इसी लेवल से पूछा जाएगा आप पेपर में आपके, ठीक है ना, कोई बड़ा कुछ बाहर से कुछ नहीं आ जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल भी और करेंगे, आपको और आइडिया मिलेगा। तो आप समझ में क्वेश्चन आएगा बड़े नंबरों में, तो ऐसे पार्ट में पूछा जाता है हमेशा, ऐसे पार्ट में पूछता है हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके। चलिएगा, ये 3 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, बट इसमें आपको क्वेश्चन में जब आंसर करोगे ना, क्वेश्चन का आंसर करोगे, थोड़ा सा उसमें बनाना पड़ेगा आपको। F1 F2 जो पूछेंगे उस हिसाब से देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। हाउ डिड मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट डिफरेंट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब जो डिफरेंट ट्रेट हैं वो इनहेरिट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ये मैंने कहाँ पढ़ा है आपको, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको मैंने बताया था कि राउंड वाला, जो राउंड एक बीज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, येलो होगा ग्रीन होगा, वो कोई डजेंट मैटर, वो येलो भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है। तो आपको पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस समझाना है, यानी कहीं ना कहीं आपसे वो समझाना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप सोचो कि ये क्या चीज़ आ गई, ये कुछ भी नहीं, एक वही चीज़ पूछी है, सिंपल ये ना बोल के कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताओ, उससे घुमा के पूछा गया है। तो दिमाग खोल के बैठना, आराम से समझ में आएगा हर चीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज़ पॉसिबल दैट अ ट्रेट इनहेरिट होगा लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करे। कहाँ पे बताया था ये बताया था ना कि F1 जनरेशन है मोनो हाइब्रिड की, जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आपसे ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये समझाना है। समझ में आ रहा है आपसे कैसे, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे हल्का सा घुमाया जाएगा, बट आंसर आपको पता होगा। अब एक क्वेश्चन देख लो, मुझे लगता है पता होना चाहिए, यहाँ से कुछ सीखेंगे भी। एक पॉइंट, वाई डू माइसेस हुज टेल, हम पूछ काट देते हैं लेकिन जब भी उनके बच्चे वगैरह आएंगे तो उनके पास टेल होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो माइस कटी है ना, माइस मतलब टेल जो कटी है माइस की, वो उसके लाइफ टाइम में कटी है। लाइफ टाइम वाले जो भी चीज़ आती हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्वायर्ड ट्रेट। क्या बोलते हैं गाइज, है ना, एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट पास नहीं होती हैं, ये चीज़ पता है ना आपको। 2 टाइप की ट्रेट होती हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड में जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, जितनी नॉलेज ग्रैस्प कर रहे हो, कोई बॉडी बन रही है, जो भी है, जो इंसान अपने लाइफ में कमाता है ना, वो उसके बच्चे में नहीं जाती एकदम इंस्टेंट, उसे सीखना पड़ता है। ठीक है, तो एक्वायर्ड वाली चीज़ें कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होंगी। तो ये टेल कटना क्या है, एक्वायर्ड में आता है। ठीक है, बर्थ से नहीं था इसमें। ओके, तो ये हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे बढ़िया सा, उसके बाद हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था, ये क्वेश्चन में डाउट था, तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप बस लैंग्वेज समझना। तो उन्होंने क्या बोला है, आ होमोजाइगस डोमिनेंट। मैंने बताया था डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट से हम क्या समझेंगे बताऊंगा। एक गिनिया पिग है, उसके क्या है, ब्लैक फर, यानी ब्लैक फर क्या है, डोमिनेंट है, और कौन से वाले, होमोजाइगस डोमिनेंट है। इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस गिनिया पिग विद वाइट फर, वाइट फर से क्रॉस करा गया है। तो चलो मैं बोल देता हूँ, कैपिटल बी इज़ फॉर, चलो कलर चेंज करते हैं, है ना, कैपिटल बी इज़ फॉर ब्लैक, कैपिटल बी इज़ फॉर ब्लैक एंड स्मॉल बी इज़ फॉर वाइट। ठीक है, स्मॉल वाइट। अब क्या है, ब्लैक वाले कैसे हैं, होमोजाइगस है, यानी ये गिनिया पिग है, उसका कैपिटल बी हो गया, क्रॉस करा गया होमोजाइगस के वाइट यानी कि स्मॉल बी से। अब F1 जनरेशन आएगी,
F1 जनरेशन आई, ठीक है लिखा, ये F1 जनरेशन है, तो पता चल गया ना अब तक। तो इन्होंने पूछा है परसेंटेज ऑफ F2 जनरेशन में कितने वाइट बनेंगे। ये तो बिना पढ़े भी कोई आंसर देगा इसको ना। वाइट वाले रेसिस यानी 25% बनेंगे। आपने पढ़ा भी तो है ये, इसको आप सेल्फ करोगे जब F2 जनरेशन लेके आओगे, है ना। देखा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। आपने पढ़ा टॉल के लिए, डॉर्फ के लिए, बट आपसे क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करेंगे। ये एक होगा, ये एक केस बन सकता है, ये एक केस बन सकता है, और एक ये केस बन सकता है। और हमें पता है कि ये तीनों केसेस में तो ब्लैक बनेगा बिकॉज ब्लैक इज डोमिनेंट, और इस वाले में वाइट फर बनेगा। तो वाइट फर का परसेंटेज पूछा है तो 25%, और ब्लैक का पूछा गया F2 जनरेशन में तो 75%, है ना। तो यार सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डरना नहीं है आपको क्वेश्चन से। आपको प्लांट की आदत लग गई है, राउंड इस टाइप से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं तो आप थोड़ा चौंक जाते हो, बट कुछ नहीं होता। आपको बस कीवर्ड पकड़ने हैं, और बाकी आपके पास ज़्यादा वो एग्जामिनर पे लग्जरी नहीं है कि आपको घुमा घुमा के आपसे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, बहुत कुछ जेनेटिक्स में बहुत कुछ होता है। एक टेस्ट क्रॉस होता है, एक बैक क्रॉस होता है, आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यार। अभी लिंकेज वगैरह तो कुछ नहीं है, मतलब बहुत ऊपर ऊपर से पूछ सकते हैं वो, आपको डरना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब हम टॉपिक पे लौट के आते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस करे और हमने क्वेश्चंस डीलअप करे कि कैसे आ सकते हैं, और ऐसे ही आएंगे, ठीक है, बिलीव मी। चलिए, तो अब हेडिंग आ गई है कि जो हम ट्रेड पढ़ रहे हैं कि कैपिटल टी आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, ये हाइट बढ़ाएगा, ये कुछ करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, कैसे हो रहा है ये सब कुछ। कैपिटल टी में इतनी क्या ताकत है, स्मॉल टी क्या हो रहा है, ये सब कुछ कैसे एक्सप्रेस होते हैं ये ट्रेड, वो हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरीके से समझो, मेरी बात को समझो। मान लो एक चीज़ है XYZ, है ना, उससे क्या बन रहा है आपका, कुछ ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन कुछ बन रहा है, एक रिएक्शन हो रही है, उससे क्या बन रहा है आपका, ग्रोथ हार्मोन बन रहा है एक प्लांट का, किसी का भी, है ना, ह्यूमन का मान लो बन रहा है क्या, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एक रिएक्शन हो रही है, उससे क्या बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। अब मुझे इतना पता है, आपको ही पता है कि जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा उतनी ही ज़्यादा हाइट होगी। ये बात तो पता है कि ग्रोथ हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं हमारी हाइट, नाम से ही क्लियर है, ग्रोथ हार्मोन है ना। अब किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना है, ज़्यादा बनाना है, अच्छे से करना है, तो क्या होता है, उसके लिए एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देंगे, तो रिएक्शन बहुत तेज़ होगी तो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एंजाइम कैसे बने, ये एंजाइम कैसे बने। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं आपके, प्रोटीन। क्या होते हैं, प्रोटीन। एंजाइम और प्रोटीन कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन होता है राइबोजाइम, बट छोड़ दो उसको। तो एंजाइम क्या होते हैं गाइस, प्रोटीन। अब यहाँ पर लौट के, ये मेरा डीएनए है, ये मेरा डीएनए है, ये मेरा डीएनए है, डीएनए, ठीक है। डीएनए के ऊपर जहाँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है उसे क्या बोलते हैं, जीन। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है जीन, किसके लिए जीन लिखा हुआ है, ये जीन लिखा है हाइट के लिए, हाइट के लिए। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। क्या लिखा है, कैपिटल टी। ऐसा नहीं होता असलियत में, केमिकल्स की फॉर्म में होता है हर चीज़, है ना, बॉन्ड वगैरह के फॉर्म में होता है। मैंने बोला कैपिटल टी लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, ये जीन बहुत अच्छे हैं और बहुत सारा क्या बनाएंगे, प्रोटीन। क्योंकि जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बाय मेकिंग प्रोटीन, है ना। मैंने बोला बहुत अच्छे जीन है, कैपिटल टी बहुत अच्छे जीन है, तो बहुत सारा क्या बना, प्रोटीन बना, बहुत सारा प्रोटीन बना। प्रोटीन ही क्या होते हैं आपके, एंजाइम, या तो एंजाइम ही क्या होते हैं, प्रोटीन, यानी बहुत सारा क्या बना आपका, एंजाइम बना। अब जब एंजाइम ज़्यादा बनेगा तो रिएक्शन का रेट तेज हो जाएगा, हार्मोन बनेगा ज़्यादा, हाइट हो जाएगी ज़्यादा। ये हुआ पहला केस, जब मेरे पास अच्छे वाले जीन थे। अब आते हैं नेक्स्ट सेट पे। नेक्स्ट सेट पे क्या हुआ, आपके पास जो डीएनए था उसके पास जो सेट पहुंचा वो पहुंचा स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला, ख़राब, है ना। इनको इतना इतने अच्छे से यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन इतने अच्छे से नहीं बनेगा, प्रोटीन इतने अच्छे से कम बनेगा तो एंजाइम भी लिमिटेशन से कम बनेंगे। एंजाइम कम है तो मुझे बताओ ये रिएक्शन XYZ से लेके जो बन रही है हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो बन रहे हैं, वो क्या इतनी तेज़ हो पाए कि वो भी कम बनेगा, और कम बनेगा तो वो डॉर्फ, कम बनेगा तो वो डॉर्फ नज़र आएगा मुझको, कम बनेगा तो वो डॉर्फ नज़र आएगा। ये दो सिनारियो तो समझ में हमको आ रहे हैं कि कैपिटल टी कैपिटल होगा तो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी खराब जीन होते हैं, इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, तो प्रोटीन कम बनेगा, यानी एंजाइम कम बनेगा, रिएक्शन कम होगी तो वो ड्रॉप रहेगा। अब हमें समझना है कि जब हम समझते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन पे क्या होगा।
मतलब कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तब क्या होगा? तब आता है मज़ा। मज़ा क्या आता है? मज़ा जब आता है, देखो मैंने क्या बोला, जब यहाँ पे कैपिटल टी थे तो बना प्रोटीन, ठीक है। स्मॉल टी थे तो थोड़ा कम बना प्रोटीन। अब यहाँ पे एक बार कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तो आपके लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए था? थोड़ा ज़्यादा बनेगा, इससे ज़्यादा बनेगा और इससे कम बनेगा, क्योंकि हल्का सा अच्छा भी है और हल्का सा बेकार भी है। बट ऐसा नहीं होता है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि अगर इसका दोस्त यहाँ पे कैपिटल टी नहीं भी है तो भी उसकी पूरी कर देगा वो। कि मान लो यहाँ पे कैपिटल टी थे, वो दोनों मिलके एग्जाम्पल के तौर पे ये 1 किलो बनाएगा और ये 1 किलो बनाएगा, है ना। और ये लोग जब स्मॉल टी थे तो 1 ग्राम ये बना रहा है, 1 ग्राम ये बना रहा है। लेकिन जब कैपिटल टी स्मॉल टी हैं तो ये 1 ग्राम बनाए ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कितना बनाएगा, उसे कंपनसेट करने के लिए ये 2 kg बनाएगा। ये 2 kg, ये अपने आप को शक्ति बढ़ा लेगा, बोलेगा अच्छा मेरा दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सारा काम देख लूँगा। तो प्रोटीन क्या बनेगा? उतना ही बनेगा जितना पहले केस में बना था, मतलब कि एंजाइम उतने ही बनेंगे। इसे तो बोलते हैं डोमिनेंट होना, कि मेरा साथी नहीं है तब भी मैं काम को कम नहीं होने दूंगा, है ना। प्रोटीन ज़्यादा ही बनेगा, एंजाइम अच्छे से उतने ही रहेंगे और आपके रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, हार्मोन बहुत ज़्यादा बनेगा और हाइट टॉल रहेगी। इसे बोलते हैं डोमिनेंट होना। समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो मुझसे पूछना एक बार, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, एक बार ऑब्जर्व करना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम लोग। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ये, ठीक है। लिख के पढ़ाया है ना मैंने, अगर स्लाइड होती हैं तो चीज़ें जल्दी लिखने में टाइम ख़राब नहीं होता। करीब मेरा आधा घंटा तो ऐसे बच जाता, पूरा ओवरऑल मिलता आधा घंटे से ऊपर बच जाता, लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जिसे बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। हम जल्दी से ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। नॉर्मली ह्यूमंस में ही क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज स्नेल वगैरह के क्या होते हैं, थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर वेरी हो जाते हैं, तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, आ जाएगा वहाँ से। तो मेन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन की बात करते हैं। तो ह्यूमंस में मैंने बताया आपको कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। अगर मैं मेल की बात करूँ तो कितने होते हैं, 22 पेयर, जिन्हें मैंने ऑटोजोम बोला था, और एक सेक्स क्रोमोसोम XY। ऐसी फीमेल में 22 तो पेयर होंगे प्लस XX, इस तरीके से होंगे। अब जब मैं इनका क्या करता हूँ, चलो मेल यहाँ लिखता हूँ, फीमेल यहाँ लिखता हूँ, देखते हैं कैसे डिसाइड होते हैं। तो मेल क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये, और फीमेल के लिख दो यहाँ पे 22 पेयर प्लस XX, ठीक है। अब जब गैमेट बनेगा तो एक गैमेट में आएंगे 22 प्लस X और इसमें आएंगे 22 प्लस Y। आप बोलोगे सर 22 क्यों, 11 आने चाहिए थे। अरे देखो यहाँ मैंने लिखा है पेयर, P फॉर पेयर, बट यहाँ मैंने पेयर नहीं लिखा है, तो हो गया ना आधा। 22 पेयर का आधा कितना होता है, 22 और X का इधर एक इधर आ गया। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो एक जैसे बनेंगे 22 प्लस X और ऐसे एक और बनेगा 22 प्लस X, एक ही वैरायटी होगी। अगर ये और ये फ्यूज़ कर गया तो 22 पेयर प्लस XX कौन बनेगा, यहाँ पे गर्ल, ठीक है। और यहाँ पे 22 पेयर प्लस XY क्या बनेगा, यहाँ पे बॉय एंड गर्ल, ठीक है। तो इस तरीके से चांसेस कैसे हैं, 50% गर्ल बनने के, 50% बॉय बनने के। कोई भी भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर आपसे देखा जाए कि साइंटिफिकली कौन डिसाइड कर रहा है, मेल डिसाइड कर रहा है या फीमेल, तो आप बोलोगे मेल डिसाइड कर रहा है। क्यों, फीमेल की तरफ से तो एक ही गैमेट आना है। अब मेल की तरफ से अगर ये आ गया, ये फर्टिलाइज कर गया, तो क्या बन जाएगा, बॉय। अगर ये आ गया तो क्या बन जाएगा, गर्ल बन जाएगा। तो कौन डिसाइड कर रहा है साइंटिफिकली, आपका मेल डिसाइड कर रहा है। वैसे तो कोई भी नहीं करता, कंट्रोल में किसी का नहीं होता ये, बट अगर आपको एक रीज़न देना भी है कि कौन करता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज आज भी सोसाइटी में अगर घर में लड़की वगैरह ऐसा हो जाता है तो फीमेल पे डालते हैं कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा तो माँ की गलती है, इस टाइप से ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो इसे गलत है। मैंने बहुत जल्दी बता दी सारी बातें, मुझे लगता है ये आसान वाला पार्ट है और मैंने पहले बहुत बार पढ़ा रखा है। वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना। तो इसे आप आराम से 2 बार में देखना, आधा करके देख लेना, अगर फ्लो टूट रहा हो बीच में, अदरवाइज़ देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं होती 2 घंटे पढ़ना, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर कर लिया है, मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया है चैप्टर, कुछ रह नहीं गया है। 1-2 बातें रह गई होंगी, तो जो हमारे जूम पे डाउट क्लास होती है, जो मैं इंडिविजुअल हर बच्चे की क्लास ले रहा हूँ, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। उसमें मैं एनसीईआरटी का एक पेज गो थ्रू कराता हूँ, ठीक है। वो यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं होगी, है ना, होती है वो आपकी पर्सनली जूम ऐप पे होगी, ठीक है। तो वो चीज़ आप
गो थ्रू करके देखोगे, ठीक है। वहाँ पे आप मुझसे कुछ पूछ, अगर कुछ रह गया हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा, एक बार वीडियो पूरा देखना आपका काम है। उसके बाद डाउट आना, उसके बाद में जो मैंने कल आपको बताया था 10-20% क्लब, जो हमें हर चैप्टर में 10 से 20% चीज़ें ही नहीं आती हैं, वही हमें डिमोटिवेट करती रहती हैं, तो उसी पे वर्क करना है हमें आज लास्ट टाइम पे। एक चैप्टर में 100% चीज़ें होती हैं, उनमें से हमें 80% चीज़ें तो आई जाती हैं। एवरेज बच्चों को भी 80% चीज़ें आई जाती हैं, बस दिक्कत आती है 10 से 20% चीज़ों पे, जिस वजह से हम सोचते हैं हमें कुछ नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर वर्क करना है। चलो अभी बात नहीं करते, वीडियो काफ़ी लेंथ बड़ी हो गई है, ठीक है। तो हमने बहुत सारा पढ़ा, ये नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे चलो मैं दे दूँगा, ऐसा कुछ काम, ठीक है ना। तो मज़ा आया होगा आई होप आप लोगों को। चलिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है, चलिए बाय बाय।